हेलो एवरीवन। मिस्र की मिठास भरी वांगशन दुनिया में आप सबका स्वागत है। वांगशन लव फॉरएवर एंड एवर के साथ मैं हूँ मिस्री। मैं आप सबके लिए फिर से वांगशन की एक न्यू स्टोरी लेके आ चुकी हूँ। और हाँ, थोड़ा सा मोटिवेट करता जाओ और लाइक और शेयर कमेंट तीनों ही करता जाओ। इस बार की जो स्टोरी है वो मुझे गीता दी ने टॉपिक दिया था। आप लोग जानते ही हो उनको। वो भी हमारी तरह एक यूट्यूबर है और वो भी वांगशन की स्टोरियाँ लाते हैं। उन्होंने हमारे ग्रुप के सभी मेंबर्स को टॉपिक दिए हैं और उनमें से मेरा टॉपिक है लॉस्ट एंड फाउंड लव, यानी कि खो चुका और किस्मत से मिला हुआ प्यार। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं उस टॉपिक पे सार्थक हो पाऊँ। हमारी स्टोरी अरेंज मैरिज पे बेस है। अरेंज मैरिज हर कोई करता है, कोई लव मैरिज भी करता है, कोई फोर्स मैरिज भी करता है, हर कोई अलग अलग मैरिज करते हैं। पर जब भी अरेंज मैरिज की बात आती है ना, तब हमें पता होता है कि हमारे सामने वाला जो पार्टनर है हम उसको बिल्कुल नहीं जानते हैं। कभी कुछ लोगों को टाइम मिल जाता है अपने पार्टनर को समझने का, तो कभी कुछ लोगों को नहीं मिलता है। और वही हाल हमारे विंग का था और वांगजी का था। विंग को कभी भी वांगजी को समझने का मौका ही नहीं मिला था। उन दोनों की शादी अचानक ही उनके परिवार वालों ने तय कर दी और वांगजी और विंग की शादी हो गई। विंग ये जानता था कि वांगजी नंबर 1 बिजनेस टाइकून है, पर वांगजी को यह तक नहीं पता था कि उसकी शादी किससे हो रही है। ये बहुत दुखद बात है, पर हाँ, यही हकीकत थी। और कैसे विंग अपने प्यार से वांगजी को बदल पाएगा क्या, या फिर वो वांगजी से हताश होके, निराश होके वांगजी के इस रूड बिहेवियर की वजह से उसे छोड़ के चला जाएगा। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। शादी का मंडप है और वांगजी और विंग एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। दोनों ने ही वाइट टक्सीडो पहना हुआ है और विंग के चेहरे पे थोड़ी सी ही हल्की सी ही परत की एक वेल है, क्योंकि विंग एक ओमेगा है। बेशक ये मॉडर्न शादी थी, मॉडर्न टच में थी, इसीलिए हिस्टोरिकल क्लोथ्स नहीं थे, पर मॉडर्न क्लोथ्स थे, पर वेल फिर भी था। विंग बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा था। विंग का बॉडी स्ट्रक्चर एक एंजल जैसा था। विंग की आंखें जहाँ पे आज मेकअप था वो बहुत ही शाइन कर रही थी। विंग की चेहरे की जो स्माइल थी वो हटने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि विंग जानता था उससे जिससे शादी हो रही है उस पे पूरी दुनिया की हर एक ओमेगा मरती है और उसके खुद के नसीब में वो अल्फा आया। विंग को बहुत बहुत घमंड था अपने अल्फा पे। उसे लगता था जिस तरीके से वांगजी अपने बिजनेस को लेके इतना परफेक्ट है, शायद उसी तरीके से वो अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिज लाइफ में भी परफेक्ट होगा। उन दोनों की शादी होना स्टार्ट हो चुका था। विंग बहुत अरमानों के साथ वांगजी के साथ शादी कर रहा था, बहुत हैप्पी था, पर वांगजी का चेहरा एकदम स्टिफ, मानो उसे बहुत ज़बरदस्ती से यहाँ पे लाया गया हो। ऐसा नहीं था कि उसके साथ फोर्स हो रहा था, नहीं, ऐसा नहीं था। वांगजी का मानना था उसे शादी करनी होगी, एक बार करनी होगी और उसे करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसे अपने लान परिवार को हायर भी देना है। पर वांगजी को बच्चों को लेके कुछ अलग ही ख्याल थे, उसे बच्चे पसंद ही नहीं थे और ये बात विंग जानता भी नहीं था। विंग ने तो अपने बच्चों तक के सपने सजा लिए थे ये कुछ ही 15 दिनों के अंदर, क्योंकि उनकी शादी तय होने के साथ उनकी शादी डायरेक्ट हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन का ही गैप था जो शॉपिंग को लेके था। ना ही वांगजी और विंग एक दूसरे के आमने सामने आए थे, ना ही उन दोनों के बीच में कोई बात हुई थी।
विंग को ऐसा लगा शायद वांगजी बिजी है इस वजह से, और वांगजी को तो विंग को लेके कोई फर्क ही नहीं था। विंग हर रात ये सोचता शायद आज वांगजी कॉल करेगा, शायद आज वांगजी कॉल करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उसने अपनी एक ऑनलाइन दोस्त से बात की। उसके दोस्त ने बताया तुम्हारा हस्बैंड बहुत रिच है, बहुत बिजी है, तो हो सकता है उसके पास टाइम ना हो। क्या पता तुम दोनों की शादी के बाद तुम दोनों को हनीमून ट्रिप भी प्लान कर रहा हो, उस वजह से वो अपना सारा काम अभी ही ख़त्म कर रहा हो। इस बात से उसे भी समझ में आया, हाँ शायद हो सकता है। विंग के कई सारे अरमान थे और विंग उसी अरमानों के साथ अभी लान मेंशन के लान वांगजी के कमरे में बैठा हुआ था। विंग सोच रहा था क्यों उन्होंने किस नहीं किया, उन्होंने हाथ पे क्यों किस किया, होठों पे क्यों नहीं किया। शायद वो शाय हो गए, शायद उनको ये सब पसंद नहीं होगा पब्लिक में करना। वैसे भी वो बचपन से एक स्ट्रिक्ट माहौल में बड़े हुए हैं, तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। वैसे भी लान परिवार एक रूल्स को फॉलो करता है, शायद ये भी उनका कोई रूल होगा। दूसरी ओर वांगजी अभी अपने रूम में आने की जगह पे अपनी जो स्टडी रूम होता है वहाँ पे था। वहाँ पे वो अभी अपनी मीटिंग को कर रहा था। अभी उसने वो शादी का जो भी कपड़े थे वो निकाल दिए थे और वो अभी अपने ऑफिस अटायर में था। वो अपनी मीटिंग को कर रहा था। उसकी अपने किसी विदेशी क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। वांगजी का सेक्रेटरी जो एक इंडियन था वो कब से उसके पास खड़ा हुआ था और वो भी इस मीटिंग में हेल्प कर रहा था। वो बार बार घड़ी को देख रहा था। उसने जब घड़ी में देखना स्टार्ट किया था तब 9 बज चुके थे और वो मन में सोच रहा था पता नहीं आज बॉस को ये मीटिंग करने की क्या जल्दी थी। शायद ये मीटिंग कल भी हो सकती थी, पर मेरा बॉस वर्कोहोलिक बॉस, उस सेक्रेटरी एक इंडियन था। वो वांगजी के साथ कॉलेज टाइम से था। वो वांगजी का पहले दोस्त बना था और बाद में उसके टैलेंट की वजह से वांगजी ने उसे अपने ऑफिस में जॉब दी थी। पर वो बहुत टैलेंटेड होने की वजह से वो अभी लान वांगजी का सेक्रेटरी की पोस्ट पे था। लान वांगजी बार बार अपने सेक्रेटरी को कह रहा था वो फाइल दो, ये मीटिंग वो, और पूरी रात के 12 बजे तक उनकी मीटिंग चली थी। वांगजी का सेक्रेटरी वांगजी को रोकते हुए कहता है सर अब बस करो, आज आपकी वेडिंग नाइट है और आप 12 बजे तक अब सोच रहे हो आपके हस्बैंड पे क्या बीत रही होगी। तब लान वांगजी गुस्से से उसकी ओर घूरता है और उसके बाद कहता है नीव बहुत हुआ, मैंने तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ में घुसने को नहीं कहा है। ये बात सुन के नीव यानी कि जो उसका सेक्रेटरी था उसे एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी है और वो तुरंत ही उसके सामने 90 डिग्री बो करता है और उसे कहता है माफ़ करना सर, आइंदा से ख्याल रखूँगा कि मैं आपका दोस्त नहीं, मैं आपका सेक्रेटरी हूँ। ये बात सुन के लान वांगजी कहता है और वहाँ से चला जाता है। वो अपने कोट के बटन को सही कर रहा था। उसे विंग को लेके कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। विंग अपने रूम में था। वो कब का सो चुका था। वो कब से लान वांगजी की राह देख रहा था। वो मन में कह रहा था अब आएंगे, कब आएंगे, और ये सब सोचते सोचते वो वहीं पे ही बेड पे सो चुका था। विंग एक ओमेगा होने की वजह से उसकी ब्यूटी बहुत थी। उसके थोड़े से लंबे बाल थे जो कान तक आते थे। अभी उसके सारे बाल उसके चेहरे पे थे। अभी भी उसकी वेल थी। वांगजी रूम में आता है तो उसे नज़र आता है अपने बेड पे सोया हुआ विंग। लान वांगजी एक पल भी
विंग की ओर नहीं देखता और तुरंत ही वो शावर रूम में चला जाता है और फ्रेश होने के साथ ही वो अपने बिस्तर पे आता है और सो जाता है। वो विंग को उठाता भी नहीं है और विंग को सही से सुलाता भी नहीं है। ना ही वो विंग को कहता है कि तुम कपड़े चेंज कर लो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक अजनबी की तरह वांगजी विंग के साथ बर्ताव करता है। सुबह हो चुकी थी, 8 बज चुके थे। विंग के चेहरे पे रोशनी आना स्टार्ट हो चुकी थी। विंग अपनी आंखें मलते हुए उठता है, तब उसे समझ में आता है कि सुबह हो चुकी है और वो जिस तरीके से बैठा हुआ था, जिस तरीके से वो बेड पे था राह देखते हुए, वैसे ही वो सो चुका है। उसे बहुत ही सरप्राइजिंग फील हुआ। उसे लगा था शायद लानवांगजी आएंगे और उसे उठाएंगे, उसके साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और उसके बाद उन दोनों के बीच में कुछ बातें होगी और बाद में वो दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाएंगे। विंग ने बेशक वांगजी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर ली थी, पर यहाँ पे विंग की कोई गलती नहीं थी। विंग को जो कहा गया कि ये उसका अल्फा है, तो वो उसी तरीके से उसके साथ जीना चाहता था जिस तरीके से उसने सपने देखे थे अपने अल्फा को लेके। पर वांगजी तो ठहरा एक पत्थर, एक स्टोन, जिसके दिल में कोई भी फीलिंग नहीं आती है। वांगजी सुबह 5 बजे ही उठ चुका था और वो फ्रेश होने के साथ ही अपने वर्क को करने निकल चुका था। पहले उसने अपना जो भी फिजिकल वर्क था, एक्सरसाइज का, वो किया। उसके बाद उसने नाश्ता किया और सुबह की 7 बजे की उसकी मीटिंग थी और वो वहाँ पे चला गया। उसे इस तरीके से जाता हुआ लानी ने देखा था। लानी ने वांगजी को रोकते हुए कहा, लानजान कहाँ जा रहे हो बेटा? तब वांगजी रुका और अपनी माँ की ओर देखता है और वो कहता है, माँ मेरी मीटिंग है, मुझे देर हो रही है। तब लानी ने वांगजी का हाथ पकड़ लिया और उसे कहा, आजान ये क्या बदतमीजी है बेटा, कल ही तो तुम्हारी शादी हुई है और अभी ही तुम चले गए और मुझे पता चला तुमने रात के 12 बजे तक मीटिंग की। क्या ये सही है? विंग के लिए विंग को बुरा लग सकता है। तब लानवांगजी ने कहा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप उसे बता देना कि वो मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। मैं ये शादी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्रपोजल के रूप में की है, तो उसे मुझसे लेके कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और रही बात मेरे काम की, तो मेरा काम सबसे पहले है। ये बात सुन के लानी शॉक्ड हो चुकी थी। उसे लगा था शायद विंग की ब्यूटी में वांगजी खो जाएगा और वांगजी उससे प्यार करने लगेगा और अपना जो वर्कोहोलिक का भूत है उसे साइड में उतार के फेंक देगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वांगजी के मुंह से अभी तक विंग का नाम तक नहीं सुना गया था लानी से। लानी वांगजी को शॉक्ड होते हुए देख रही थी। वांगजी चला गया। लानी ने एक बार वांगजी की ओर और दूसरी बार वांगजी के रूम की ओर देखा जहाँ पे विंग था। लानी मन में कहती है, क्या मैंने गलती कर दी इन दोनों की शादी करवा के? क्या विंग खुश रह पाएगा? क्या वांगजी विंग को ओमेगा वाला राइट दे पाएगा? वांगजी के बारे में और विंग के बारे में सोचते हुए लानी का मन घबरा रहा था। लानी अपने बेटे को जानती थी और उसे समझ में भी आ चुका था कि उसका बेटा विंग को अच्छे से नहीं रख पाएगा। वो गिल्ट में थी, क्या पता उसकी एक गलती की वजह से विंग की ज़िंदगी बर्बाद हो रही हो। उसे ऐसा लग रहा था शायद विंग की शादी किसी और से होती तो अच्छा होता, पर अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो उन दोनों की शादी हो चुकी है। विंग जब उठा और उसने देखा कि उसके चेहरे पे अभी भी वेल है, तो ये देखने के साथ ही उसका दिल टूट चुका। उसकी आंखों में आंसू आ चुके। बेशक विंग कमज़ोर नहीं है, विंग अपने लिए स्टैंड लेना जानता है, पर फिर भी विंग को ये उम्मीद थी शायद वांगजी उसके लिए पिघलेगा।
पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। विंग ने हंसते हुए मॉकिंग करते हुए कहा, विंग, यही तुम्हारा नसीब है, इसे एक्सेप्ट कर लो। यही तुम्हारे साथ होने वाला है। पहले तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी माँ की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और अब यह तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला है। अल्फ़ा ऐसे ही होते हैं। अल्फ़ा पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। पता नहीं विंग की ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ था जो अल्फ़ा को इतनी नफ़रत कर रहा है, पर फिर भी उसने शादी की थी। कैसे की थी वो तो पता नहीं है, पर की ज़रूर थी। वांग जी को लेके विंग ने कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा ली थी। विंग अपने आंसू को पोंछता है और वो फ्रेश होने चला जाता है। फ्रेश होने के साथ ही वो नीचे आता है और डाइनिंग टेबल पे बैठ चुका था। वहाँ लानी विंग की राह देख रही थी। लानी तुरंत ही विंग के सिर पे हाथ सहलाती है और बहुत प्यार से कहती है, बेटा अच्छे से सोए ना। तब विंग कहता है, हाँ माँ, अच्छे से सोया। ये बोलने के टाइम पे विंग की आंखों में नमी थी। लानी ये नमी को समझ पा रही थी, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। लानी ने विंग को कहा, बेटा अपने पति को अपने वश में कैसे करते हैं वो जानते हो ना। तब विंग मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं करना। उनकी ओर से कुछ पहल तो करने दो, उसके बाद मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। तब लानी विंग के हाथ पे हाथ रखती है और बहुत प्यार से कहती है, एक बात कहूँ, मैं जब शादी करके आई थी ना, तब मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ था। तब मेरी सास ने मुझे बहुत प्यार से कहा था कि ये लानसे ना बहुत ही बुरे हैं। उन लोगों को अपना वर्क सबसे पहले दिखता है, बाद में कुछ और दिखता है। और लान कुरेन भी ऐसे ही थे। मैं मान सकती हूँ कि मेरा लानजान भी ऐसा ही है और लानजान के दादा भी ऐसे ही थे। यानी कि लान्स हर एक पीढ़ी में ऐसे ही है, जिसे अपने वर्क से ज़्यादा प्यार है। तब विंग ने कहा, मैं समझ सकता हूँ। तब लानी ने कहा, मेरी सास ने कहा था, जो लान्स होते हैं ना, वो उसके खाने से बहुत हैप्पी होते हैं। यानी कि उसकी प्लेट में अच्छा अच्छा खाना खिलाओ और उनसे सारा काम करवाओ। तब विंग थोड़ा सा मुस्कुरा जाता है। लानी कहती है, तुम्हें खाना बनाना आता है ना। तब विंग हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, हाँ। तब लानी कहती है, एक काम करो, आज वांगजी के लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाओ। उसके बाद तुम देखना वांगजी किस तरीके से तुम्हारी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाता। या फिर एक काम करो, उसकी टिफ़िन में जो जाता है खाना उसमें तुम भेज दो, या फिर तुम खुद जाओ और देख के आओ। तब विंग कहता है, ठीक है, पर माँ मुझे भी मेरी कॉलेज। तब लानी कहती है, हाँ मुझे पता है, तुम प्रोफेसर हो, तुम्हें अपने स्टूडेंट को पढ़ाने जाना होता है। ठीक है, तुम चले जाना, पर अभी वांगजी के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर करना। तब तक ट्राई करना जब तक वांगजी तुम्हारे लिए पिघले ना। तब विंग लानी की बात पे कहता है, ठीक है माँ, आप जो कह रही हो मैं ट्राई करूँगा। और वांगजी के लिए विंग खाने बनाने लग चुका था। उसने बहुत सारी चाइनीज़ ट्रेडिशनल डिश बनाई थी और सारी की सारी वांगजी को देने अब उसकी ऑफिस पे चला गया था। वहाँ वांगजी तो और भी ज़्यादा गुस्से में था। वांगजी अभी किसी को डांट रहा था और कह रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कंपनी की कोई भी डेटा को लीक करने की, तुम जानती नहीं हो क्या। ये सुनने के साथ ही वो जो लड़की थी वो डर के काँप रही थी। उस लड़की ने थोड़े से पैसों की लालच में आने वाले जो भी वांगजी का कॉन्ट्रैक्ट था उसकी डिटेल्स लीक कर दी थी और वांगजी को पता चल चुका था। इसीलिए अभी उस लड़के की शामत आई हुई थी। वांगजी गुस्से से चिल्ला रहा था, तुम जैसी ओमेगाए होती ही ऐसी है, जिसे सिर्फ पैसे ही चाहिए होते हैं और कुछ चाहिए ही नहीं होता है। तभी ही विंग वहाँ पे पहुँच चुका था। विंग गेट
को नॉक करने वाला था, जो वांगजी के ऑफिस का था उससे। तभी ही वांगजी की ये बात विंग के कान में पहुंच चुकी थी। विंग मन में कहता है, क्या इसको ओमेगा को लेके ये सब। उसके ज़्यादा वो कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि तभी ही वो ओमेगा रोती हुई ऑफिस से बाहर निकली थी। उस ओमेगा की हालत पे सबको तरस आ रहा था, पर सब जानते थे उस ओमेगा ने गलत किया था। पर वांगजी ने उसे बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी थी, उसे ब्लैकलिस्ट करवा दिया था, जिस वजह से अब वो लड़की कभी भी किसी भी ऑफिस में कोई काम नहीं कर पाएगी। वांगजी अभी बहुत गुस्से में था, बहुत, और वो चिल्लाते हुए न्यूज़ से कहता है, आइंदा से ऐसे किसी भी स्टाफ को तुम रखना मत। तुम जानते नहीं थे क्या कि यहाँ के स्टाफ को क्या क्या रूल्स है? सभी को अभी के अभी सारे रूल्स बता दो। मैं नहीं चाहता हूँ आइंदा से कोई ऐसी गलती करे और मुझे थोड़ा सा भी नुकसान झेलना पड़े। तब न्यू भी हाँ में सिर हिलाता है। वांगजी गुस्से में था और उसने तुरंत ही अपने पास में पड़ा जो भी उसका पेपरवेट था उसे उठाया और उसे बाहर फेंक दिया था। उससे बहुत तेज आवाज़ आई थी। विंग डर चुका था। विंग अंदर जाना चाहता था, पर वो कब से वांगजी के इस गुस्से की वजह से 15 मिनट से डोर पे ही खड़ा हुआ था। जैसे ही न्यू बाहर आया और उसने विंग को देखा, उसी के साथ ही न्यू ने विंग के सामने बो डाउन किया और कहा, सर आप यहाँ पे कुछ काम था क्या? तब विंग कहता है, वो मैं उन अल्फ़ा के लिए टिफ़िन लाया था। तब न्यू कहता है, टिफ़िन वो भी सर के लिए, और अभी शायद इनको देखने के बाद वो काम हो जाए। और वो फिर से अंदर जाता है और वो वांगजी से कहता है, सर आपके लिए घर से टिफ़िन आया है। तब वांगजी कहता है, वहाँ पे रख दो, मुझे मत बुलाओ। और वांगजी की ऐसी रूड टोन की वजह से न्यू फिर से बाहर चला जाता है और मन में कहता है, इस खड़ूस अल्फ़ा की ऐसी स्वीट ओमेगा कैसे हो सकती है। और वो विंग के पास आता है और विंग से कहता है, सर आपको अंदर जाना चाहिए, पर कोशिश करना उनको गुस्सा मत दिलाना, क्या पता उनका सारा गुस्सा आप पे ही निकल आया। तब विंग हमें सिर हिलाता है और विंग वहाँ से वांगजी की केबिन के अंदर चला जाता है। वांगजी अभी अपनी फाइल में कुछ काम कर रहा था, उसका सिर ऊपर नहीं था और वो महसूस कर पा रहा था कि कोई आया है। उसे लगा कि शायद उसका ड्राइवर होगा और उसका टिफ़िन रख के वो चला जाएगा। तब वांगजी गुस्से से कहता है, तुम्हारा हुआ नहीं है क्या? अभी भी यहाँ पे क्या कर रहे हो? टिफ़िन रखने आए थे ना, निकलो यहाँ से। मेरी ऑफिस में ऐसे ही चले आते हो मुंह उठा के। तब विंग डर गया था, कपकपा चुका था और वांगजी जब विंग को देखता है तब वो विंग को देखता ही रह गया था। उसने अभी तक विंग को देखा ही नहीं था, इसीलिए उसे पता ही नहीं है कि ये जो ओमेगा है वो उसका खुद का ओमेगा है। वांगजी विंग को कहता है, कौन हो तुम? ये सुनने के साथ ही विंग का दिल टूट चुका था। जिस अल्फ़ा के साथ वो शादी करके आया था, वही अल्फ़ा उसे जानता तक नहीं है, उसे पहचानता भी नहीं है, उसका नाम भी नहीं जानता है। तब विंग ने कहा, वो मैं आपके लिए टिफ़िन जी कहता है, टिफ़िन रख दिया ना, तो अब निकलो। तब विंग कहता, वो पर मुझे आपसे बात। तब वांगजी गुस्से से कहता है, निकल रहे हो या फिर मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकालूं? ये सुनने के साथ ही विंग की आंखों से आंसू निकल चुका था और विंग तुरंत ही वहाँ से बाहर निकल गया था। विंग अपने मन में कहता है, सच में अल्फ़ा इतने ही कमीने होते हैं, इन पे भरोसा ही नहीं किया जा सकता। अपनी खुद की ओमेगा के साथ इस तरीके से बर्ताव। तब फिर से वांगजी का सेक्रेटरी अंदर आता है और वो वांगजी से कहता है, सर मैडम चले गए क्या? तब वांगजी कहता है, व्हाट इज़ मैडम? तब वांगजी के इस बात पे न्यू कहता है, वो आपके हस्बैंड थे, आपके साथ खाना खाने आए थे और आपने भगा दिया, आपको पता तो था ना? तब वांगजी अपना सिर पकड़ता है और कहता, वो क्या मेरा हस्बैंड था और मेरे लिए खाना लेके आया था? वो सारी बातें कंफ्यूज होते हुए कह रहा था। तब न्यू कहता है, क्या आप नहीं जानते थे वो आपका हस्बैंड है?
तब वांग जी फिर से न्यू पे चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें क्या, मैं जानता हूँ या नहीं, तुम बार बार ये मत भूल जाओ कि तुम मेरा सेक्रेटरी हो। तब न्यू कहता है, सॉरी सर, और वो वहाँ से चला जाता है। न्यू फिर से मन में कह रहा था, पता नहीं ये कैसा कमीना मेरा दोस्त है, उसे कभी याद ही नहीं रहता कि मैं उसका दोस्त भी हूँ। बार बार सेक्रेटरी समझ के मुझे चिल्लाता ही रहता है, चिल्लाता ही रहता है। इसकी जगह पे कोई और बॉस होता ना तो मैं अभी तक उसे पीट डालता। इसको दोस्त बना के ही मैंने गलती की थी, इसको दोस्त बनाना ही नहीं चाहिए था। मुझे भी पता नहीं कौन से कीड़े ने काट लिया था जो मैंने इसको दोस्त बना लिया। और उसे अपनी वाइफ के बारे में नहीं पता। क्या सच में पागल है क्या मेरा दोस्त? क्या इसको पता नहीं, छोड़ो भी, इसके साथ रहने पे मैं भी पागल हो जाऊंगा। दूसरी ओर विंग अपनी कार में था। उसकी आंखों से आंसू बह रहा था। उसे कुछ याद आ रहा था, अपना बचपन, जहाँ पे उसके बाबा किस तरीके से टॉर्चर करते थे, उसे कितनी बुरी तरीके से मारते थे क्योंकि वो एक अल्फा नहीं था। और उसके बाद उसकी माँ ने कभी भी कोई भी बच्चा पैदा ही नहीं किया था क्योंकि एक बार उसकी माँ प्रेग्नेंट हुई थी, पर उसके बाबा ने उसकी माँ के साथ झगड़ा किया और उन्होंने उनको धक्का दे दिया था, जिस बात की वजह से उसकी माँ उस दिन सीढ़ियों से गिर चुकी थी। और सीढ़ियों से गिरने की वजह से जो उसका बच्चा था, जो उसके बेली में था, वो मर चुका था। और बेली में इतनी बुरी तरीके से चोट लगी थी कि उनका गर्भाशय ही निकालना पड़ा था। इस बात से खुन्नस खाते हुए उसके बाबा हर बार बार उसे टॉर्चर ही किया करते थे, उसे मारते रहते थे विंग को, क्योंकि उनको ये लगता था कि जो भी हुआ है, जितना भी बुरा उनके साथ हुआ है, वो सिर्फ विंग की वजह से हुआ है, क्योंकि विंग एक ओमेगा है और ओमेगा घर के लिए श्राप ही होता है। पता नहीं कैसी उनकी मेंटालिटी थी, पर उनको यही लग रहा था कि विंग ओमेगा है और उसकी वजह से उनके साथ इतना बुरा हो रहा है। विंग मन में कहता है, सच में अल्फा कमीने होते हैं, कमीने। और विंग अपनी घर पे ना जाने की बजाय वो अपनी कॉलेज पे चला गया था। वहाँ पे जाने के बाद उसको अपनी क्लासेस लेने के लिए भी वो चला गया था। विंग एक प्रोफेसर है और वो बहुत ही अच्छा प्रोफेसर है। वो कॉलेज में फेमस भी बहुत है क्योंकि विंग बहुत कम एज में ही प्रोफेसर बन चुका है। विंग को एडमायर करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। विंग की एज 30 साल है और लान वांगची की एज 35 साल है। विंग ने अब तक शादी सिर्फ अपनी माँ की वजह से नहीं की थी, क्योंकि उसकी माँ बहुत बीमार थी और उसके बाबा आए दिन उसकी बीमार माँ के साथ बहुत टॉर्चर करते थे। और उनके ही सामने वो अपनी सेक्रेटरी को लेके आ चुके थे और उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे। विंग की लाइफ में कोई और सिबलिंग्स नहीं था। हाँ, अभी विंग की बाबा की जो सेक्रेटरी है, जो उनकी रखेल है, आई मीन उनकी टाइम पास, वो भी प्रेग्नेंट है। इसीलिए वो चाहते थे कि विंग और उसकी माँ दोनों ही मर जाए। विंग की बाबा का नाम वी चांसे है और विंग की माँ का नाम कांक्षा शरण है। और वी चांसे की जो गर्लफ्रेंड है उनका नाम मिन है। मिन है और वो अभी करंट सिचुएशन में प्रेग्नेंट है। अब वो वी चांसे के साथ बहुत ही अच्छे से लाइफ स्पेंड करती है। उसका कहना है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो अल्फ़ा ही है और वी चांसे जो अल्फ़ा की लालच में इतने पागल हो चुके हैं कि उन्होंने अपनी घर की आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टी उस लड़की के नाम पे कर दी है। वो लड़की क्या सच में वी चांसे से प्यार करती भी है या फिर वो उनको ठग रही है, वो कुछ भी वी चांसे देखते ही नहीं है। बस अल्फ़ा की लालच में उन्होंने आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टी उस मिमी के नाम कर दी है।
वी कांक्षे बहुत रो रही थी। एक दिन वो टेम्पल पे गई थी। उस दिन वहाँ पे उसे अपनी कॉलेज टाइम की दोस्त लानी मिली थी। वो लानी को गले लगा के बहुत रोई थी। वो दोनों पक्की सहेलियाँ थी। लानी के सामने कांक्षे ने अपना सारा दुख बताया था और उसने कहा था उसे डर है कहीं उसके बेटे का हाल उसके बाबा बुरा ना कर दे। अभी तो वो सिर्फ मारते ही है, क्या पता कल को वो विंग के साथ कुछ और भी कर दे, कहीं किसी प्रॉपर्टी के चलते या फिर किसी और लालच में वो विंग को बेच दे। मुझे बहुत डर लगता है विंग को लेके। तब लानी कहती है ठीक है तुम डरो मत, मैं हूँ। मैं अपने अल्फा बेटे के लिए कोई ना कोई ओमेगा सर्च कर रही थी और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ओमेगा जो सन है वो मेरे बेटे का ओमेगा बने। ये बात सुन के लानी की विकांक्षा बहुत हैप्पी हो चुकी थी। उसे डर था अपने बेटे को बुरी जिंदगी जीने का। उसे डर था कहीं उसके जाने के बाद उसके बेटे के साथ उसका अल्फा कुछ गलत ना कर दे, क्योंकि कांक्षे को पता चल चुका था कि उसके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, वो मरने वाली है। पर वो ये चाहती थी कि वो मरे उससे पहले ही विंग की शादी हो जाए और विंग हैप्पीली अपनी लाइफ जिए। विंग की माँ भी जिंदा है पर अभी इस हालत में है कि वो कल मर सकती है या फिर आज ही मर सकती है। उनकी ये हालत उनके मन में जो दर्द था उस वजह से थी। कहते हैं ना, जो मन में दर्द होता है वही सबसे बड़ा घातक होता है। मन ही आपको आबाद कर सकता है और मन ही आपको बर्बाद कर सकता है। वही हाल कांक्षे का था। कांक्षे ने अपनी ज़िंदगी से हिम्मत हार ली थी, इसीलिए वो मरने के कगार पे आ चुकी थी। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हर दिन आए दिन उसका अल्फा किसी और ओमेगा के साथ हम बिस्तर हो, किसी और ओमेगा की केयर करे। जितनी केयर उसने उसकी खुद की ओमेगा की नहीं की थी, उतनी केयर वो मिनमी की कर रहा था। उसे सच में लालच थी अल्फा की, इसीलिए वो उसे पलकों पे बिठा के रख रहा था। कांक्षे को एक सीन याद आया था जहाँ पे वो जब प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे उसने कहा था कि मुझे स्ट्रॉबेरी खानी है। तब वी चांद से वाइफ को धमकाते हुए कहते हैं स्ट्रॉबेरी खानी है, नहीं लाके देगा, नहीं लाके दूंगा। तुमने पहले ही मुझे ओमेगा दिया है और क्या पता तुम दूसरी बार भी मुझे ओमेगा लाके दो, इसीलिए मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं करूँगा। जब कांक्षे ने अपने पति का ऐसा रूड टोन सुना था उस टाइम पे उसका दिल बहुत दर्द हुआ था और ये सारा नज़ारा विंग ने अपने आँखों के सामने देखा था। और विंग अभी अपने स्टूडेंट को ये सब पढ़ा रहा था, यानी कि विंग एक सोशल जो टॉपिक्स होते हैं ना, जहाँ पे हमें अवेयर किया जाता है कौन कौन से चीज़ों से आपको हार्म किया जाता है, मेंटली, फिजिकली या फिर किसी और तरीके से रिश्तों में दबा के आपको हार्म किया जाता है या फिर पब्लिक प्रेशर में आपको हार्म किया जाता है। वैसे जो होता है ना, जो हमें मेंटली फिजिकली जो टॉर्चर करते हैं, जहाँ पे हमें रिश्तों की वजह से, समाज की वजह से, पब्लिक की वजह से जहाँ पे प्रेशराइज करके हमारे साथ टॉर्चर किया जाता है, जो सेंसिटिव टॉपिक होते हैं, कोई बैड कस्टम को लेके होता है या फिर किसी अदर चीज़ की वजह से ब्लैकमेलिंग हो जाए, वैसे सभी अवेयरनेस वाले जो टॉपिक होते हैं ना, उस पर विंग बच्चों को पढ़ाता था। विंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओमेगा था, बहुत स्ट्रॉन्ग। विंग मेंटली फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग था और उसकी इतनी इनकम थी कि उसे कभी भी किसी और के सामने अपना हाथ ना फैलाना पड़े। और विंग स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी अपने बाबा की सारी जुल्म इसीलिए बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि उसकी माँ उसके बाबा को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। उनकी माँ का ये मानना था कि जैसा भी हो, जो भी हो, वो उसका अल्फा है और मरते दम तक वो उसी के साथ ही रहेगी। ये सारी चीज़ें उनको बचपन से मन में ठुसाई गई थी
कि पति ही सब कुछ होता है, पति के अलावा कुछ नहीं होता। पति के घर से जाने वाले ओमेगा हो, लड़की हो, कोई भी हो, उसे गलत ही समझते हैं लोग और उसके साथ बुरा ही बर्ताव करते हैं। और इसी सारी चीज़ों पे विंग अवेयरनेस लोगों में ला रहा था। उसने बहुत कोशिश की थी अपनी माँ को समझाने की, पर उसकी माँ नहीं समझ रही थी और विंग हिम्मत हार चुका था। पर उसको लग रहा था कि नहीं, ये सारी चीज़ें बचपन से उनके दिमाग में डाली गई है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी आने वाली जनरेशन के माइंड में भी ये सारी चीज़ें डाली ही होगी। ओमेगा के माइंड हो या फिर अल्फा के माइंड हो, उन लोगों के माइंड में ये सारी चीज़ें डाली ही होगी। इसीलिए ही प्रोफेसर बनने का सोचा था। और वो जो कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं ना, उनको लेके ये सारी अवेयरनेस लाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि आने वाली जो जनरेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड की है और उनको समझाना आसान भी होगा और उनके लिए फ़ायदेमंद भी हो, फ़ायदा भी करेगा उनकी आने वाली ज़िंदगी में उनको बेटर बनाने के लिए। और विंग ने सबसे पहले उनके प्रिंसिपल से ये सारी चर्चा की थी। पहले तो उनका प्रिंसिपल इन सारी बातों को नहीं मान रहा था। इनके लिए कोई अलग सा जो सब्जेक्ट होता है वो नहीं बनाना चाहता था। पर विंग ने उन प्रोफेसर को समझाया, उनको डेटा दिया, उनको कहा देखो, आप देखो किस तरीके से ओमेगा के साथ क्या होता है, किस तरीके से अल्फा का माइंड सेट होता है और किस तरीके से ओमेगा को बचपन से ही इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्फा के हाथों की कठपुतली बन के रह जाए। और ये सारी चीज़ें, ये सारे डेटा सोचने समझने के बाद उनके प्रिंसिपल को भी ये लगा कि हाँ, ये सही है और इसको चेंज करना चाहिए। अभी ही टाइम है, अभी ही वो टाइम है जहाँ पे बच्चों को ये समझाया जा सकता है। और कॉलेज ख़त्म होने के बाद बच्चे इस ज़िंदगी में आ जाएंगे जहाँ पे उनकी शादी होगी, जहाँ पे उनका अल्फा होगा, ओमेगा होगी, बच्चा होगा, सब कुछ होगा। तो विंग ये नहीं चाहता था कि किसी की ज़िंदगी उसके माँ की तरह हो। और विंग ने ये सारी बात अपने प्रोफेसर, अपने जो प्रिंसिपल था कॉलेज का, उनको समझाई थी और प्रिंसिपल ये समझ भी चुका था। और उसी दिन से विंग एक क्लास ले रहा था। ऐसा नहीं है कि विंग एक ही क्लास ले रहा था, विंग लिटरेचर का प्रोफेसर था और साइड में एक दूसरा क्लास था जो विंग अवेयरनेस के नाम पे बच्चों के माइंड में एक जो हेल्दी रिलेशनशिप होती है ना, वो क्या होती है, किसे कहते हैं, वो डाल रहा था। और वही विंग का मेन मोटिव था। विंग बहुत ही अच्छे से ये समझता था कि किस तरीके से उसे इस समाज के अंदर फैल रही इस बीमारी को हटाना है। और उसने बहुत छोटे पाये से ही स्टार्ट किया था और उसकी जो सोच है वो अदर कॉलेज में भी आना स्टार्ट हो गई थी। और विंग कई जगह पे स्पेशल अवेयरनेस के क्लास के लिए उनको बुलाया जाता था और विंग हर बार हर कॉलेज में जाता भी था और लोगों को समझाता भी था, हर एक स्टूडेंट को, कि उनको अपने आप को सबसे ऊपर रखना चाहिए। बेशक परिवार सबसे महत्व है, परिवार सबसे बेस्ट होता है अपने खुद के लिए, पर परिवार के नाम पे अपनी खुद की ज़िंदगी बर्बाद करना सही नहीं है। शाम हो गई थी और विंग अभी रिटर्न अपनी कॉलेज से अपने घर पे आ चुका था। वांग जी भी घर पे आ चुका था। वांग जी को नहीं पता था कि टिफ़िन में क्या था। लानी को लगा था कि शायद वांग जी ने सारा टिफ़िन खाया होगा और वो आते ही विंग की तारीफ कर रहा होगा, पर उससे उलट हुआ। विंग अभी फिर से किचन में ही था क्योंकि लानी ने कहा था। विंग ने कहा था ठीक है, एक बार ट्राई करता हूँ, अगर नहीं हुआ तो जो मैं लोगों को सिखाता हूँ वही मैं करूँगा। लानी ने बहुत उत्साह के साथ वांगजी से कहा, कैसा लगा आज का टिफिन वांगजी? तो वांगजी ने कहा, कैसा लगा मतलब, मैंने खाया ही नहीं है, वैसा का वैसा है, आप देख लो। और वैसे भी आप इस तरीके से इतना बड़ा टिफिन मत भेजो और उसके साथ उसको भी मत भेजो। तब लानी ने कहा, उसको मतलब? तब वांगजी ने कहा, जिससे मेरी शादी हुई है। तब लानी ने कहा,
शादी हुई है का मतलब तुम उसे कुछ मानते नहीं हो क्या, या फिर तुम्हें उसका नाम नहीं पता? तब वांगजी ने कहा, उसका नाम मुझे नहीं पता है, इसीलिए मैं इसे ही बोल रहा हूँ। तब लानी ने तुरंत ही वांगजी को एक स्लेप लगा दिया। वांगजी ने कहा, मैं नहीं चाहूंगी कि तुम किसी ओमेगा की जिंदगी इस तरीके से बर्बाद कर दो। एक बार अपने रिश्ते को मौका दो, अगर नहीं दिया तो भूल जाना कि तुम्हारी कोई माँ भी है। तुम जानते हो मैं किस सिचुएशन में हूँ, और मैं नहीं चाहती कि कोई दूसरी लानी बने। तब वांगजी ने कहा, मेरे बाबा ने कोई गलती नहीं की थी। तब लानी ने कहा, तो तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मैंने कोई गलती की थी? मेरी वजह से तुम्हारे बाबा ने और मेरे मेरे बीच में तकरार हुआ और डिवोर्स हुआ? तब वांगजी कहता है, मुझे नहीं पता है कुछ भी, पर मैं किसी भी ओमेगा को अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहता था। सिर्फ आपकी खुशी के मैंने उस ओमेगा को अपनी जिंदगी में लाया है। तब लानी ने कहा, फिर से ये मत कहो, वो ओमेगा उसका कुछ नाम है, उसकी पहचान है, तुम इस तरीके से उसके साथ बर्ताव नहीं कर सकते हो। तब वांगची ने कहा, हो सकता है उसकी कोई भी पहचान हो, पर उसने मुझसे लान वांगची से शादी सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से की होगी, वरना वो हाँ ही क्यों कहेगा? जबकि वो जानता था, उसे पहले ही बता दिया गया था कि उसे कुछ नहीं मिलेगा इस रिश्ते में। तब विंग की ये सारी बात सुन ली थी, और विंग अभी जो खाना लेके आ रहा था वो उसके हाथ से गिर चुका था। विंग ने कहा, क्या कहा आपने? किसने मुझे कहा कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और वो मुझे बता दिया गया था? तब वांगजी ने गुस्से से विंग से कहा, तुम अभी भोला बनने का नाटक मत करो, मैं तुम जैसी ओमेगा को बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम लोग सिंपैथी कार्ड खेल रहे हो। तब लानी कहती, क्या सिंपैथी कार्ड? तुम्हें लगता है कि सिंपैथी कार्ड खेला जाता है? तब वांगजी कहते हैं, हाँ, आपके साथ ये सिंपैथी कार्ड खेल रहा है। आपको देख के मैंने उसके घर पे ये मैंने साफ साफ मेंशन किया था उस फाइल में कि मैं तुम्हें कभी भी किसी भी रूप में एक्सेप्ट नहीं करूँगा, पर फिर भी तुमने शादी की मुझसे। तब वेंग कहता है, किसने कहा मुझे कोई फाइल नहीं मिली है? मुझे कोई फाइल नहीं मिली है। ये बात सुन के वांगजी कहता है, झूठ मत बोलो, वहाँ पे तुम्हारी सिग्नेचर भी है। तब विंग कहता है, रियली? मेरी सिग्नेचर? बताओ कहाँ पे है वो फाइल, और बताओ कौन से है मेरे सिग्नेचर? अगर तुमने मेरे सिग्नेचर देखे हैं तो तुमने मेरा नाम भी पढ़ा होगा। तब वांगची कहता है, मेरे पास ऐसा टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारा नाम भी रीड करूँ। तब विंग कहता है, ओह ठीक है ठीक है, एक बात कहते हैं, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है और तुम्हें मुझसे कोई लेना देना नहीं है, हम दोनों डिवोर्स ले लेते हैं। तब लानी कहते, नहीं बेटा डिवोर्स मत लो, मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था, तुम्हारी मरती माँ ने मुझसे वादा लिया था। तब विंग कहता है, मेरी माँ मर चुकी है शादी से ठीक 3 दिन पहले, तब भी आपका ये बेटा नहीं आया था। उनको नहीं लग रहा था कि उसकी सास मर चुकी है तो उसे आना चाहिए। तब वांगची कहता है, मैं यहाँ पे नहीं था, मैंने पूरी कोशिश की थी आने की, पर मैं नहीं था यहाँ पे। तब वांगजी की बात पे विंग कहता है, ठीक है, आपने बहुत कोशिश कर ली, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, पर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और तुम नहीं आए बहुत अच्छा हुआ, अगर तुम आते तो मुझे कोई उम्मीद हो जाती तुमसे, पर अब साफ हो चुका है, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, ना ही तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद रखनी चाहिए। तब लानी कहते, बेटा प्लीज़ ऐसा मत कहो, और मैं तुम्हें यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाने दूँगी। तब लानी की हाथ पे हाथ रखते हुए विंग कहता है, माँ आप सच में बहुत स्वीट हो, बहुत अच्छी हो, पर मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं आपकी खुशी के खातिर सिर्फ एक बार मौका दूंगा आपके बेटे को। मैं आपके बेटे के साथ सिर्फ और सिर्फ 2 महीने ही रहूँगा। अगर इस 2 महीने में आपका बेटे का बर्ताव चेंज नहीं हुआ, आपका बेटा
नहीं माना कि मैं उसकी ओमेगा हूँ। आपके बेटे को कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं उसके लिए क्या हूँ या फिर ओमेगा एक अल्फा के लिए क्या मायने रखती है, तो मैं उसे छोड़ के चला जाऊँगा। ये बात सुन के वांग जी कहता है, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, कल जा रहे हो उसकी जगह पे आज ही चले जाओ। तब लानी गुस्से से वांग जी से कहते हैं, वांग जी तुम मैं क्या कहूँ, तुम खून तो उनके ही हो ना, उसी के जैसे। तब वांग जी की आँख में नमी आ चुकी थी, क्योंकि वांग जी के बाबा लान कुरेन नहीं थे। वांग जी के बाबा लान चिंगेजुन थे, जो लान कुरेन के बड़े ब्रदर थे। लान कुरेन और लानी की दूसरी शादी हुई थी। लान चिंगेजुन ने लानी से तलाक लिया था, एक ओमेगा की वजह से। वो ओमेगा लान चिंगेजुन के साथ अफेयर में था और लान चिंगेजुन ने भी उस ओमेगा के साथ अपना बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम्स भी स्पेंड किया था। और लान कुरेन ये सब देख रहा था, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था उसकी साउजी के साथ जो भी बर्ताव हो रहा है। आए दिन लान चिंगेजुन लानी को जलील करता, उसे धुतकारता, उसे मारता, बहुत कुछ करता। ऐसे ही लान चिंगेजुन और लानी की जिंदगी पसार हो रही थी। 5 साल बीत चुके थे, लान वांगजी का बर्थ हो चुका था। उसके बाद लान चिंगेजुन ने लानी को सबके सामने ह्यूमिलिएट करना, उसे चीटर कहना, क्योंकि लान कुरेन लानी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, बहुत अच्छे से, जिस वजह से लान चिंगेजुन की जो गर्लफ्रेंड थी उनको मौका मिल गया था। और वो गर्लफ्रेंड लान चिंगेजुन के माइंड में ये बात डालने लगी थी कि तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे ब्रदर का कोई चक्कर चल रहा है। और ये बात शायद लान चिंगेजुन की माइंड में बैठ भी चुकी थी और उसने पब्लिक के बीच में भरी बाजार में लानी को बेइज्जत किया था और लान कुरेन से बर्दाश्त नहीं हुआ था। और लान कुरेन ने लान चिंगेजुन से कहा था, ठीक है, आपको यही लग रहा है तो यही सही, मैं अभी और इसी वक्त लानी से शादी करता हूँ। ये सुन के लानी शॉक्ड हो चुकी थी, क्योंकि वो पहले से ही एक बच्चे की माँ थी और वो ये नहीं चाहती थी कि वो किसी और की ज़िंदगी बर्बाद भी कर दे। वो मना कर रही थी, पर लानी की सास ने लानी का साथ दिया, उसके ससुर ने लानी का साथ दिया और कहा, ठीक है, तुम शादी कर लो, तुम्हें भी बेटर ज़िंदगी जीने का हक है। हमें नहीं पता था कि हमारा बेटा इतना गंदा है, हमारा बेटा इतना बुरा है। तब लान चिंगेजुन कहता है, ठीक है, शादी करवानी है, अभी ही मैं डिवोर्स पेपर देता हूँ। और वो तुरंत ही डिवोर्स लानी को दे देता है और लान चिंगेजुन के सामने ही लान कुरेन लानी से शादी करते हैं। लान कुरेन के बाबा जो थे, उन्होंने लान चिंगेजुन को कहा, अभी और इसी वक्त इस घर से निकल जाओ, आइंदा से तुम लान में माने भी नहीं चाहोगे, गिने भी नहीं चाहोगे। ये सुन के लान चिंगेजुन कहता है अपने एटीट्यूड में ही, ठीक है, मैं चला जाता हूँ, मुझे कोई भी परवाह नहीं है और मुझे आपका कुछ चाहिए भी नहीं है। पर लान चिंगेजुन की जो गर्लफ्रेंड थी, जो सिर्फ पैसों के लिए उनके साथ थी, वो हड़बड़ा चुकी थी, वो डर चुकी थी। उसने बहुत ट्राई की कि लान चिंगेजुन सब कुछ छोड़े ना, पर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था और वो लड़की के साथ वो निकल गए थे। पर वो लड़की और भी ज़्यादा चालबाज निकली और उसने
लान चिंगेचुन को ठग के किसी और अल्फा को अपना लिया था जो पैसे वाला था। जब लान चिंगेचुन को समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और यहाँ पे लान कुरेन और लानी की ज़िंदगी बहुत अच्छे से पसार हो रही थी। लान चिंगेचुन फिर से रिटर्न आए लानी के पास माफ़ी मांगने, घर में वापस आने को, पर किसी ने भी लान चिंगेचुन को घर में आने नहीं दिया और वो यहाँ से चले गए, मतलब निकाल दिया गया। तब जब वो बाहर निकले थे उस टाइम पे उसने लान वांगची को देखा था और लान वांगची को देखने के साथ ही उसने लान वांगची के उस 5 साल के बच्चे के माइंड में बहुत ही गलत सलत बातें डाल दी थी। उसने कहा था तुम्हारी माँ जैसी दिखती है वैसी नहीं है और ओमेगा ये होती ही ऐसी है। ओमेगाओं को सिर्फ पैसों से मतलब होता है और किसी चीज़ से नहीं, उनको कुछ नहीं चाहिए होता है। और लान वांगची जो छोटा बच्चा था उनके माइंड में ये बात खर्च कर चुके थे और लान वांगची जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे उसके आसपास की जो ओमेगा ये थी, जो उसकी स्कूल में थी, उसकी कॉलेज में थी, वो सभी ओमेगाओं को उसने देखा और उसको मोस्टली ऐसे ही ओमेगा ये नज़र आई जो पैसों के खातिर आए दिन अल्फाओं के साथ रहती है और अल्फा बदलती है। और लान वांगची को भी यही समझ में आ चुका कि ओमेगा ये होती ही ऐसी है। उसका पॉइंट ऑफ व्यू अपने बाबा की वजह से बदल चुका था। उसकी माँ ने बहुत ट्राई की थी कि वांगची के माइंड से ये बात निकाल दी जाए, पर शायद खून का रंग तो दिखाता ही है ना, वही हाल लान वांगची का था जिससे अब किसी पे भी भरोसा नहीं था। वो बेशक लान कुरेन को अपना बाबा ही मानता था और लान कुरेन के साथ अच्छे से ही रहता था, पर फिर भी वो अपने बाबा को भी नहीं भूल पाया था क्योंकि उसे कुछ टाइम बाद ही पता चला था कि उसके बाबा मर चुके हैं और मरने के टाइम पे भी लान वांगची को यही कहते गए कि तुम बेटा कभी भी किसी ओमेगा पे भरोसा मत करना और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम्हारी माँ, मैं तुम्हारे साथ दावा करता हूँ कि तुम्हारी माँ आगे जाके तुम्हारे साथ बेशक बुरा करेगी। वो तुम्हारे उस स्टेप फादर के साथ मिलके तुम्हारे साथ गलत करेगी और तुम्हारी ज़िंदगी हेल करने की कोशिश भी करेगी। पर ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, पर हाँ लान वांगची के माइंड में ये बैठ चुका था कि उसकी माँ शायद उसके साथ गलत करेगी, पर शायद ऐसा हुआ नहीं क्योंकि लानी अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और लान कुरेन भी। लान कुरेन ने सबके सामने लानी से वादा दिया था कि मैं कभी भी कोई दूसरा बच्चा नहीं करूँगा और लान वांगची ही मेरा बेटा रहेगा और मैं लान वांगची का बाप हूँ, बेशक बायोलॉजिकल नहीं पर हो तो सही। और उसने पूरे दिल से लान वांगची को अपनाया था। लान कुरेन और लानी की अच्छी परवरिश की वजह से लान वांगची इतना तो कोल्ड नहीं बना जितना उसके बाबा लान चिंगेचुन बनाना चाहते थे। वो लानी से बदला लेना चाहते थे, इसीलिए वो लान वांगची के माइंड में ये सब डाल रहे थे। उन्होंने कोशिश को तो की थी कम से कम 2 साल तक, जब तक कि वो जिंदा थे, पर ज़्यादा टाइम तक वो कुछ नहीं कर पाए थे। और वांगजी का माइंड इतना शार्प था कि वो ये सारी चीज़ें भूल भी नहीं पाया था और लान वांगजी के मन में रह गया था कि आगे जाके शायद कभी तो उसकी माँ अपना असली रंग दिखाएगी और उसके साथ बुरा करेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए उसे ट्रस्ट हो चुका था कि उसकी माँ उसके साथ कभी गलत नहीं करेगी। और अभी जब विंग के लिए लानी ने उसे स्लैप मारा तब उसके मुंह से निकल भी गया था कि मेरे बाबा सही कह रहे थे, मेरे साथ ज़रूर बुरा करोगी। और आपने किया, आपने मुझे ब्लैकमेल करके इससे शादी करवा दी और ये ओमेगा मुझे लूटना चाहता है। आपको दिख नहीं रहा ये ओमेगा सेल्फिश ओमेगा है। जब लानी ने उसके पहले हस्बैंड के बारे में सुना तब लानी ने कहा तुम्हारे बाबा सिर्फ लान कुरेन है। तब लान वांगची ने चीख के कहा नहीं,
मेरे बाबा लान चिंगेजुन है। आप चाहे उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, आप चाहे उसे भूल जाओ, आप चाहे किसी और को अपना पति क्यों ना मान लो, आप चाहे किसी और के साथ क्यों ना रहने लगो, पर मेरे बाबा, मेरे बायोलॉजिकल बाबा सिर्फ और सिर्फ लान चिंगेजुन ही रहेंगे। तब लानी कहती है, ठीक है, ठीक है, तो तुम्हारे बाबा जो अभी तुम्हें इस तरीके से देख रहे होगे स्वर्ग में बैठ के, तो उसे मजा आ रहा होगा ना। जिसने तुम्हें पाला, जिसने तुम्हें पोषा, जिसने तुम्हें इस काबिल बनाया कि आज तुम पूरे चाइना पे रूल कर रहे हो, तुम उसे अपना बाबा नहीं मान रहे हो। उसने तुम्हारी खुशी के खातिर अपना बच्चा तक पैदा नहीं किया और तुम उसे गलत कह रहे हो। तब लानी की बात पे लान वांगची कहता है, मुझे पता ही था, मुझे पता ही था आपको यही प्रॉब्लम था, तो मैंने मना किया था, दूसरा बच्चा कर लेते ना आप लोग। क्यों क्यों नहीं किया? क्यों ये दिखावा किया आप लोगों ने कि आपको मुझसे ज़्यादा किसी और से प्यार नहीं है? अभी आपको अफसोस हो रहा है। तब लानी रोने लगी थी, वो लड़खड़ा चुकी थी, वो गिरने वाली थी। और विंग जो ये सब सुन के शॉक्ड हो चुका था, विंग जो ये सब सुन के शॉक्ड हो चुका था। विंग सदमे में चला गया था, उसके पास कोई लफ्ज़ ही नहीं थे कि वो क्या बोले। तब वांगजी गुस्से से कहता है, माँ मुझसे फोर्स मत करवाओ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत। बेशक मेरे बाबा ने जो भी कहा हो, जो भी किया हो, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। और रही बात कुरेन बाबा की, तो मैं उनको भी अपने बाबा ही मानता हूँ और उनसे भी बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ पे ऐसा हाल है कि लान कुरेन भी मर चुके हैं, लानी अकेली ही है और लान वांगची, उनके ना ही कोई भाई है, ना ही कोई बहन है, कोई नहीं है। लान कुरेन का याद करते हुए लानी सच में रोने लगी थी। विंग ने उनको संभालने की कोशिश की थी, पर लानी विंग से हाथ छुड़वा के अपने रूम में चली जाती है। दूसरी ओर वांगची भी अपने रूम में गुस्से में चला जाता है। विंग मन में कहता है, सच में अल्फा एक नंबर के सेल्फिश होते हैं, सेल्फिश। उसे अपनी माँ के आंसू तक नहीं दिखे तो मेरे आंसू कहाँ से दिखेंगे? मेरे पास अब सिर्फ 2 महीने हैं, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ 2 महीने रहूँगा, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा, सच में चला जाऊँगा। वांगजी जैसे ही अपने रूम में जाता है वैसे ही अपने रूम का सारा सामान फेंकने लगता है, पटकने लगता है और गुस्से से चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, माँ क्यों आपने ऐसा क्यों किया? मैं सच में भूल चुका था कि मेरे बाबा ने मुझे कुछ भी कहा था। मैं नहीं मानता था इस बात को, बेशक नहीं मानता था इस बात को, पर आज आपने साबित कर दिया कि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ लान कुरेन बाबा ही महत्व रखते थे। आप अफसोस कर रहे हो कि आपका उनके साथ कोई बच्चा नहीं है, आपको अफसोस है कि मैं लान चिंगेजुन का बेटा हूँ। मुझे नहीं पता था कि आपको इसलिए मुझसे इतनी नफरत हो रही थी। पता नहीं वांगजी क्या सोच रहा था, वांगजी को क्यों अपनी माँ का प्यार नहीं दिख रहा था, क्यों उसे लान कुरेन का प्यार नहीं दिखा था और उसे अचानक ही क्यों अपने बाबा का वो कहा हुआ याद आ रहा था, कुछ नहीं पता। पर कहते हैं ना, इंसान गुस्से में कोई भी सोचने समझने की ताकत को भूल जाता है और वही हाल वांगजी का हुआ था। वांगजी सच में अपने सोचने समझने की ताकत को भूल चुका था और उसने अपनी माँ को किस तरीके से हर्ट कर दिया वो बात वो जानता ही नहीं था। उसकी माँ टूट चुकी थी, पूरी तरीके से टूट चुकी थी। उसकी माँ अभी लान कुरेन की फ़ोटो को लेके अपने सीने से लगा के रो रही थी और माफ़ी मांग रही थी, माफ़ करना, हमने जिस बच्चे को बहुत प्यार से संजो के बड़ा किया था, वो बच्चा फिर भी अपने बाबा जैसा निकल गया। फिर भी तुम उसके खातिर अपने मन को मार के मेरे साथ रह रहे थे। तुमने कभी भी दूसरे बच्चे की डिमांड तक नहीं रखी थी और उसने आज कह दिया। क्या सच में खून इतना पक्का होता है जो उसके आसपास के सभी लोगों के उसके प्यार को वो भूल जाता है? मुझे आज रिग्रेट है कि मैं लान वांगची की माँ हूँ, सच में रिग्रेट है मुझे।
लानी रोते हुए लान कुरेन की फ़ोटो को हक करके सो जाती है। दूसरा दिन हो चुका था। आज बहुत टेंशन भरा माहौल था। लानी अभी डाइनिंग टेबल पे थी, लान वांगची भी और विंग भी। सब लोग चुपचाप खा रहे थे। पे एक सन्नाटा प्रसरा हुआ था। एक टेंशन से भरा माहौल था। तीनों में से कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। तीनों ही चुपचाप अपना खाना खा रहे थे। लानी ने एक बार भी लानजन कह के वांगजी को पुकारा नहीं था। उसके सिर पे हाथ सहलाया नहीं था। वांगजी को गिल्ट हो रहा था। उसकी माँ उसे बात नहीं कर रही है, पर उसका गुस्सा अभी भी उस पे हावी था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ आज रात को पार्टी है, मैं लेट आऊँगा। तब लानी ने कुछ नहीं कहा। दूसरी ओर उसने विंग को देखना भी गवारा नहीं समझा और विंग चुपचाप अपना खाना खा रहा था। विंग अपना खाना फिनिश करने के साथ ही लानी को गले लगाता है और बहुत प्यार से अपनी सास से कहता है, माँ टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। शायद कहीं ना कहीं उसे कल गुस्से में उसके बाबा याद आ चुके थे, इसीलिए उसने आपके साथ बदतमीजी की है। पर आपको अपनी संस्कारों पे भरोसा रखना चाहिए। वो आपके पास ज़रूर वापस आपका बेटा बन के आएगा, ना कि आपके पहले पति का बेटा। लानी ये बात सुन के बहुत हैप्पी हो चुकी थी और तुरंत ही विंग को गले लगाते हुए कहती है, काश काश के वो दिन जल्दी आए। मुझे सच में वो याद नहीं करना, वो हस्बैंड याद नहीं करना जिसने मुझे सिर्फ और सिर्फ एक टूल समझा था, सिर्फ टूल और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। तब लानी की बात पे विंग कहता है, आप हिम्मत रखिए। वांगची बेशक आपको और लानकुरेन बाबा को ही अपना बाबा मानता है, आपको और लानकुरेन बाबा को ही अपना सब कुछ मानता है। अभी वो थोड़ा सा शायद टेंशन में होगा, इसीलिए उसने ऐसा बर्ताव कर दिया। तब लानी विंग के गाल पे हाथ से हिलाती है और बहुत प्यार से कहती है, तुम सच में अपनी माँ की तरह बहुत सुलझे हुए हो। और वो विंग के फोरहेड पे किस करती है और उसे कहती है, बेस्ट लक, तुम अपने सपनों को हासिल कर लो। विंग के फोरहेड पे लानी एक किस करती है और उसे बहुत प्यार से आशीर्वाद देते हुए कहती है कि तुम अपने सपनों को पूरा कर लो। मैं यही चाहूँगी कि तुम एक सक्सेस इंसान बन जाओ। अभी तुम हो पर और भी कामयाबी हासिल करो। तब विंग भी मुस्कुराता है और लानी को गले लगाता है और वहाँ से चला जाता है। वांगजी और विंग की लाइफ ऐसे ही पसार हो रही थी। उन दोनों की शादी को कम से कम 10-15 दिन हो चुके थे। आए दिन ऐसे ही टकराव हो रहे थे और आए दिन ऐसे ही मनमुटाव घर में पैदा हो चुके थे। बेशक लानी अभी वांगजी से बात नहीं कर रही थी। वांगजी को ये चीज़ खल रही थी और उसने अपने रूढ़ी बर्ताव से ही अपनी माँ को मनाने की कोशिश की थी। वो मना ही नहीं पा रहा था। दूसरी ओर वो सारा गुस्सा अपने जो भी ऑफिस स्टाफ था उन पे निकाल रहा था। इसीलिए आज उनका दोस्त बन के उसका सेक्रेटरी उसे कहता है, सर मैं आपसे 5 मिनट की परमिशन चाहता हूँ। तब वांगजी गुस्से से कहता है, कौन सी परमिशन? तब उसका दोस्त थोड़ा सा डर जाता है पर फिर से कहता है, यानी कि न्यू थोड़ा सा डर जाता है और फिर से कहता है, सर 5 मिनट के लिए मुझे ऑफ मिलेगा? 5 मिनट के लिए मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ? तब वांगजी अनोइंग होते हुए न्यू की ओर देखता है और कहता है, क्या बात है तुम्हें, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तब न्यू कहता है बहुत प्यार से, वांगजी के पास बैठता है। यानी कि वांगजी अपनी जो मेन ऑफिस की चेयर होती है ना, वहीं पे बैठा था और न्यू साइड में खड़ा हुआ था। पर उसका दोस्त बनने के साथ ही वो सामने की चेयर पे बैठ जाता है और उसे बहुत प्यार से कहता है, वांगजी किस बात से गुस्सा हो, मुझे बता सकते हो? मैं तुम्हारा ही दोस्त हूँ, तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तब वांगजी पहले तो गुस्से से कहता है, ये क्या है बेहूदगी? तब न्यू कहता है, भूल चुके हो क्या, हम दोनों पहले दोस्त थे, उसके बाद सर और एम्प्लॉय के रिश्ते में आए हैं। तब वांगजी अपने आप को कहता है, हाँ जानता हूँ।
और उसकी टोन आहिस्ता आहिस्ता जो लाउड थी वो कम होने लगी थी। तब वांगजी कहता है वो मैंने माँ के साथ झगड़ा कर दिया और गलती से गुस्से में मैंने चिंगेजुन बाबा को नाम मेंशन कर दिया और लान कुरन बाबा को थोड़ा सा बुरा भला कह दिया और माँ को भी। तब नीव गुस्से से वांगजी की ओर घूरता है और वो कहता है क्या तुम्हारी जुबान कम नहीं हो रही थी? तब वांगजी गुस्से से नीव को घूरता कहता तुम्हें अपनी चोप प्यारी है भी या नहीं? तब नीव गुस्से से कहता अभी मैं तुम्हारा सेक्रेटरी नहीं हूँ, अभी मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, याद है ना? तब वांगजी कहता हाँ हाँ मुझे याद है। तब नीव कहता है तुम जानते हो तुम्हारे पहले बाबा ने तुम्हारी माँ के साथ बहुत गलत किया था, बहुत। तुम छोटे थे फिर भी तुम्हें समझ में था तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाबा के साथ कितना गलत किया था और तुमने तुम्हारी उस माँ के उस जख्मों को कुरेद डाला। तुम जानते हो तुम्हारे बाबा कुरेन ने उस जख्मों पे मलहम लगाने में अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी और उन्होंने कभी भी तुम्हें यह महसूस तक नहीं होने दिया कि तुम उसके बेटे नहीं हो और उसके ब्रदर के बेटे हो। क्या हुआ कभी भी ऐसा तुम्हें? तब वांगजी कहता नहीं। तब कुरेन को याद करते हुए वांगजी कहता है मेरे बाबा कुरेन बहुत अच्छे थे, काश कि वो हमारे साथ और भी टाइम स्पेंड कर पाते। तब नीव कहता है अगर तुम जानते ही हो कि वो बहुत अच्छे थे तो क्यों तुमने उनके नाम के साथ तुम्हारी माँ के साथ इतना बुरा किया? तुम्हारी माँ पहले से ही बहुत पेन में है, तुम जानते हो ना? तब वांगजी कहता है हाँ जानता हूँ। तब वांगजी कहता है मुझे उस ओमेगा की वजह से गुस्सा आ गया। तब नीव कहता है उस ओमेगा मतलब? तब वांगजी कहता है वो मेरी जिससे शादी हुई वो। तब वांगजी की बात पे फिर से नीव अपना सिर पीटता है और वो कहता है पता नहीं ये दोस्त कहाँ से मुझे मिल गया। और वो कहता है तो उस ओमेगा का भी नाम है, तुम्हें पता नहीं है क्या? तब वांगजी कहता है नहीं मुझे नहीं पता उस ओमेगा का क्या नाम है। तब वांगजी की बात पे नीव बड़ी बड़ी आंखें करते हुए अपने दोस्त की ओर देखता है और वो कहता है क्या तुम्हें तुम्हारी वाइफ का नाम नहीं पता? तब वांगजी कहता है नहीं पता। तब नीव कहता है इतना रूड आंसर मत दो, मुझे लगता है वो ओमेगा भी तुम्हें छोड़कर भाग जाने वाली है। तब वांगजी गुस्से से नीव की ओर घूरने लगता है। तब नीव कहता है अगर तुम ऐसे ही रहे तो सच में वो तुमसे भाग ही जाएगी और किसी और को अपना लेगी, तुम जानते नहीं हो क्या? और उस ओमेगा का नाम वी हुशियान है, विंग है और वो कोई एरा गेरा ओमेगा नहीं है, वो बहुत ही नामी ओमेगा है। वो एक प्रोफेसर है और उसके क्लासेस को लेने के लिए लोग मरते हैं। तब वांगजी बड़ी बड़ी आंखें करके नीव की ओर देखता है। तब नीव कहता है हाँ वो सच में एक सक्सेसफुल प्रोफेसर है, उसके क्लासेस के लिए हर कोई बहुत ही एक्स्ट्रा फी भी पे करता है। तब वांगजी कहता है रियली? मुझे उसको देख के तो कुछ नहीं लगता। तब नीव कहता है पहले तुम अपने इस घमंड के पुतले को नीचे उतारोगे तब तुम्हें कुछ दिखेगा ना, तुमसे बेस्ट कोई नहीं है वाला, आई एम द बेस्ट वाला। तब नीव की बात पे वांगजी कहता है मैं हूँ बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तब नीव कहता है हो पता नहीं इसका क्या होगा। तब विंग की याद करते हुए वांगजी कहता है वैसे मुझे उसके बारे में सच में कुछ नहीं पता, क्या बता सकते हो और कुछ? तब नीव कहता है मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ, जो भी है तुम्हें खुद सब कुछ पता करना होगा। सबसे पहले एक काम करो, पहले अपनी माँ को मनाओ और बाद में अपनी वाइफ पे थोड़ी सी केयर करना, उसे प्यार करना स्टार्ट करो। इस बात पे वांगजी कहता है मुझे सब नहीं आता है। तब नीव कहता है एक काम करो, तुम ना सबसे पहले ना उसे एक गुलाब दो या फिर उसकी तारीफ़ करो, ऐसा कुछ करो। तब वांगजी कहता है मुझे नहीं करना है सब। और वो फिर से कहता है अब तुम्हारा टाइम ओवर हो चुका है, अब मुझे ला दो मेरी फाइल। तब नीव फिर से अपना सिर पटकता है और वो कहता है इसका फिर से बॉस मोड ऑन हो चुका है, इसका फिर से बॉस मोड ऑन हो चुका है। ओहो इससे कैसे मैं बचूं? थोड़ी ही देर बड़ी मुश्किल से अपना दोस्त मोड ऑन करता है, फिर से बॉस मोड ऑन हो गया। वांगजी ने जब नीव की ये सारी
बातें, फिजूल सी बातें सुनी थी। तब न्यू को टोकते हुए वांगची कहता है, फायर होना है, अंटार्कटिका में जाना है, अंटार्कटिका में जाना है। तब न्यू कहता है, नहीं जा रहा हूँ, और वहाँ से वो चला जाता है। दूसरी ओर वांगजी मन में कहता है, माँ मैं सच में आज आपसे माफ़ी मांगूंगा। मुझे पता है मैंने गलत किया है, और मुझे ये भी पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हो और मुझे माफ़ भी कर दोगे। वांगजी ने कुछ सोचा। वो शाम को जब घर रिटर्न आया तब उसने अपनी माँ के लिए और विंग के लिए कुछ लाया। सबसे पहले वो अपने माँ के कमरे में गया। उसने अपनी माँ को गले लगाने का ट्राई किया, पर उसकी माँ रूठी हुई थी। तब वांगची ने उसकी माँ को कहा, माँ मुझे माफ करना, सच में मैं बहुत गुस्से में था। और रही बात बाबा की, तो आप जानते ही हो मैं कुरेन बाबा से भी बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी भी कुरेन बाबा के साथ कुछ भी गलत किया हो। आप जानते हो ना मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। तब लानी को महसूस होता है कि हाँ, वांगची कुरेन से भी बहुत प्यार करता है। तब लानी ने कहा, पर तुमने सच में गलत कहा था। तब वांगची ने कहा, मैं जानता हूँ माँ, मैं सच में जानता हूँ, इसीलिए मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ, आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। और मैं बाबा के जो हमारी टेबलेट थी उनके सामने भी मैंने माफ़ी मांग ली है। मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ, पर सच कहूँ माँ, मुझे बचपन से ही ओमेगा को लेकर पता नहीं क्यों पर एक इनसिक्योरिटी हो चुकी है। शायद बाबा ने जो मेरे माइंड में डाला था वही उसका नतीजा है, पर मैं अब इसे चेंज नहीं कर सकता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की थी चेंज करने की, पर मेरे आसपास भी वैसी ही ओमेगा आई, जिस वजह से मुझे ओमेगा के प्रति ऐसा हो गया कि नहीं, ओमेगा ऐसी ही होती है। तब लानी ने बहुत प्यार से वांगजी से कहा, हाँ मैं मानती हूँ बहुत सारी ओमेगा ऐसी होती है, पर विंग ऐसा नहीं है। तुम जानते हो विंग ने बचपन से क्या क्या झेला है, फिर भी वो अपने आप में बहुत स्ट्रांग है, बहुत। उसके लिए तुम हम्बल हो जाओ, उसे एक बार चांस देने की कोशिश करो, क्या पता तुम उससे प्यार करने लगो। तब वांगजी ने अपनी माँ से कहा था, ठीक है माँ, मैं उसके प्रति जो भी हस्बैंड का बर्ताव होता है, जितना सॉफ्ट वाला जिस तरीके से, मैं वो करने की कोशिश करूँगा, मैं अपनी ओर से कदम बढ़ाऊँगा। तब लानी बहुत हैप्पी हो चुकी थी और लानी तुरंत ही वांगजी को गले लगा लेती है और जिस गाल पे उसने स्लेप लगाया था उस गाल को सहलाते हुए कहती है, बहुत दर्द हुआ था ना। तब वांगजी अपने माँ की ओर बहुत प्यार से देखते हुए कहता है, हाँ हुआ था, पर अभी नहीं है, आपने छू लिया ना, मेरा दर्द गायब हो गया। तब लानी फिर से अपने बेटे को गले लगाती है और वांगजी के चिक पे किस करती है जहाँ पे उसने स्लेप लगाया था। वांगजी ये चीज़ देख के थोड़ा सा ब्लश करने लगता है। वांगजी अपनी माँ को कहता है, माँ मैं बड़ा हो चुका हूँ। तब उसकी माँ कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है तुम बड़े हो चुके हो, पर तुम हो तो अभी ही मेरे लिए वही छोटे बच्चे ना। तब वांगजी कुछ नहीं कहता और वो अपनी माँ को एक तोहफा देते हुए कहता है, ये मेरी ओर से आपके लिए माफ़ी है, और वो वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। विंग अभी अपने लैपटॉप पे बैठा हुआ था और बच्चों के कुछ पेपर को चेक कर रहा था। विंग अभी ऑनलाइन जो भी पेपर्स बच्चों ने दिए थे उनको चेक कर रहा था।
जी बिना विंग को कुछ भी कहे विंग के पास एक रोज़ और एक लेटर रख देता है। विंग तिरछी आँख करके वो देखता तो है पर कुछ बोलता नहीं है, ना ही कोई रिएक्शन देता है और वांगची भी कुछ नहीं कहता और वांगची वहाँ से शावर रूम में चला जाता है। जैसे ही वांगची शावर रूम में गया था वैसे ही विंग ने अपना लैपटॉप साइड में कर रही हो। जैसे ही वांगची वॉशरूम में गया वैसे ही विंग ने अपना लैपटॉप साइड में रखा और वो लेटर और रोज़ लेते हुए मन में कहा, एक खड़ूस भी ये सब कर सकता है क्या? और उसने बहुत प्यार से उस रोज़ को अपने गालों से लगाया था, उसकी स्मेल ली थी। विंग मन में कहता है, अच्छी स्मेल है उस खड़ूस जैसी। और बाद में वो लेटर रीड करता है। उस लेटर में लिखा था, आई एम सॉरी। उसमें और कुछ नहीं था और सॉरी भी बहुत तहजीब से नहीं बल्कि रूड टोन में लिखा हुआ था। विंग को लग रहा था शायद ये उल्टा ही पैदा हुआ है, इसे सच में ये सब नहीं आता है। पर विंग हैप्पी था, उसने सॉरी तो कहा, उसने एक्सेप्ट तो किया कि उसकी गलती थी, इसीलिए विंग हैप्पी था। उस दिन वो दोनों कुछ नहीं बोलते हैं। उसके बाद फिर से नए दिन की शुरुआत हो गई थी। अब कुछ थोड़ा सा चेंज था। वांगजी विंग के प्लेट में कुछ सर्व करता, उसके लिए चेयर पुल करता, उसे उसकी पसंद का खाना देता, कभी कभार तोहफे देता, कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें करता रहता। पर फिर भी उन दोनों के बीच में बातचीत नहीं थी, कोई टोक नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसे जो भी समझ आता, जो भी पसंद आता और उसे महसूस होता कि जो विंग को पसंद है, विंग को क्या नहीं पसंद है, वही चीज़ वांगची करता। और वांगची विंग की ओर एक कदम बढ़ा रहा हो वैसा विंग को लग रहा था। विंग ने सोचा, अगर वांगची भी इतने एफर्ट डाल रहा है तो वो भी कुछ डाले। इसीलिए फिर से विंग ने वांगची के लिए खाना बनाया था, पर आज वो देने नहीं गया था। उसने अपने ड्राइवर से उसके टिफ़िन को भेजना चाहा था और टिफ़िन जैसे ही वांगची तक गया, वांगची ने उसे रिसीव किया और उसने जब ओपन किया तब उसमें ऊपर ही एक चिट थी। उसमें था, थैंक्स मेरी पसंद का ख्याल रखने के लिए। और कुछ नहीं, एक स्माइली तक नहीं, कुछ नहीं। और वांगची ने जैसे पूरा टिफ़िन खोला तो वांगची को समझ आया कि विंग ने सब कुछ उसकी पसंद का बना के भेजा है। वांगची का सेक्रेटरी नीव भी वहीं पे ही था। उसने वांगची से कहा, ओहो, तो अब ये सब स्टार्ट हो चुका है, मतलब तुम सुधर चुके हो। तब वांगची फिर से घूर के नीव की ओर देखता है और वो कहता है, क्या अंडमान निकोबार जाना है या फिर कोई टापू पे जहाँ पे कोई सुख सुविधा ना हो? तब नीव गुस्से से चिढ़ते हुए कहता है, सर मैं जाता हूँ यहाँ से, आप बहुत बुरे हो। और उसको गालियाँ देते हुए नीव वहाँ से निकल जाता है। वांगची खाना स्टार्ट करता है, बहुत बहुत प्यार से वो खाना स्टार्ट करता है। वो खाना खाने के टाइम पे उसके चेहरे पे बहुत प्यारी मुस्कान थी। शाम को पार्टी थी, वांगची एक पार्टी में गया था। वांगची उस पार्टी में से रिटर्न आया था, उस टाइम पे वो बहुत ड्रंक था। वांगची रात को 12 बजे के बाद आया था और आज विंग अभी तक जगा हुआ था। विंग ने जब वांगची को इस तरीके से लड़खड़ाते हुए आते हुए देखा तो उसे संभालने गया। वांगची ने विंग से कहा, मुझे ड्रग्स किया है, मुझे तुम चाहिए, तुम। और तुरंत ही और बिना कुछ भी विंग को कहे वो विंग के होठों पे
टूट पड़ता है। बहुत ब्रूटली विंग को किस करने लगता है। वो 2 से 3 मिनट तक विंग के होठों को शक कर रहा था। विंग भी पहले तो उसे मना कर रहा था, पर बाद में वो उसमें मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। वांगजी और विंग दोनों ही वहीं से ही अपने सारे कपड़े उतार के वो बेड पे पहुंच जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। दोनों बहुत हैप्पी थे अपने आप को एक दूसरे को सौंप के। पर कुछ अलग था। वांगची ने पूरी रात विंग को खाया था। वांगची ने विंग को हर हिस्से से नोचा था, पर जब एक केयर वाली हग वाला सीन आता है ना, जब सब कुछ ख़त्म होने के बाद एक जो कंफर्ट वाला सीन आता है ना, उस टाइम पे वांगची चूक गया। वांगची तुरंत ही विंग को छोड़ के खड़ा हुआ और तुरंत ही उस रूम की जगह पे वो दूसरे रूम में चला गया। विंग को पहले वियर्ड लगा, उसे लगा शायद वो वॉशरूम गया होगा, पर नहीं, ऐसा नहीं था। विंग ने उसे जाते हुए तो वॉशरूम में ही देखा था, पर वो थकान की वजह से तुरंत सो गया था और उसकी फिर से जब आंखें खुली तब उसे समझ आया कि वांगची वॉशरूम में नहीं है, पर वांगची इस रूम से ही बाहर चला गया है। विंग ने एक बार अपनी ओर देखा, एक बार रूम की ओर, एक बार बेड की ओर, और उसे समझ आया शायद एक नशा था और कुछ नहीं। उसका दिल टूट चुका, हजारों टुकड़ों में टूट चुका। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वांगची ऐसा कुछ करेगा। उसे लगा था कि वो रूड है, उसे शायद बात करना नहीं आता, शायद केयर करना नहीं आता, पर वो ट्राई कर रहा है। पर इस मामले में भी वो ऐसा है, वो उसे नहीं पता था। विंग बहुत निराश हो चुका था। उसे लगा था कि शायद वांगची ये सब नहीं करना चाहता था, पर उसने सिर्फ नशे की वजह से ये सब किया है, नशे की वजह से ये सब किया है। विंग सो गया, आंखों में नमी लेके सो गया। सुबह हुई, वांगची आया। वांगची ने फिर भी विंग की ओर नहीं देखा। उसने विंग के ऊपर कंबल डालने की भी तस्दी नहीं ली थी और अभी भी विंग वैसे का वैसे ही था जैसा वांगची छोड़ के गया था। उसी पोजीशन में था जिस पोजीशन में वांगची उसे छोड़ के गया था। वांगची ने फिर भी एक बार भी विंग की ओर नहीं मुड़ा, विंग को कंबल नहीं दिया, कुछ नहीं, और वो तुरंत ही कपड़े चेंज करके वहाँ से चला गया। उसके बाद से उस दिन के बाद से ये सिलसिला हर रोज़ का हो गया। हर रात वांगची आता, वांगची और विंग एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं, पर फिर भी उन दोनों के बीच में किसी चीज़ की कमी थी, कम्युनिकेशन की कमी थी। एक दूसरे को जो हस्बैंड वाला केयर और वाइफ वाला केयर होता है वो देने की कमी थी। विंग ने तो ट्राई किया वांगची को पूरी तरीके से अपना हस्बैंड के रूप में स्वीकार के उसके ओर अपना कदम बढ़ा के उसे हर चीज़ दे के, पर वांगची ये नहीं कर पाया। वांगची विंग को उस तरीके से जो केयर, हस्बैंड की केयर जो होती है वो नहीं दे पाया, खास करके नाइट के प्रोग्राम में। उन दोनों का एवरीडे का जो प्रोग्राम था उसमें वांगची आता, कपड़े उतारता, विंग के साथ सब कुछ करता, उसे निचोड़ लेता और उसके बाद तुरंत ही उससे दूर होता है और रूम से बाहर निकल जाता है। जब से उन दोनों ने नाइट स्पेंड करना स्टार्ट किया है तब से वांगची उस रूम में सोना बंद कर चुका है।
वांगजी ना ही विंग को पैम्पर करता, ना ही विंग को किस करता, ना ही वो विंग को कुछ और फीलिंग देता। सिर्फ एक नीड होती है जो पैसे दे के पूरी की जाती है, वैसा अब विंग को लगने लगा था। विंग को अपने आप से घिन आने लगी थी, क्योंकि वांगजी का जो भी एक्शन था वो वही था, एक कॉल बॉय का। विंग को ऐसा महसूस हो रहा था शायद वो वांगजी के लिए एक एज अ टूल ही है और कुछ नहीं। पर दूसरे ही पल विंग को समझ नहीं आता कि वांगजी करना क्या चाहता है। वो अपनी माँ के सामने विंग की केयर करता है, विंग का पसंद नापसंद जानता है और विंग को बहुत हैप्पीली रखने की कोशिश करता है। पर नाइट के टाइम पे क्या हो जाता है वही विंग को समझ नहीं आ रहा था। उन दोनों की शादी को अब 2 महीने होने वाले थे। इन 2 महीनों में उन दोनों के बीच की नाइट एक्टिविटी हर दिन की होना स्टार्ट हो चुकी थी। उसका रिजल्ट ये था कि विंग अभी प्रेग्नेंट था। विंग बहुत हैप्पी था। उसे लग रहा था क्या पता वांगजी इस हैप्पी न्यूज़ की वजह से अच्छे से विंग से बर्ताव करने लगे और विंग को जो महसूस हो रहा है कि वो एज अ टूल है वो ना हो, उसे वांगजी की आंखों में एज अ ओमेगा वाली रिस्पेक्ट मिल जाए। पर उसे ये यकीन नहीं हुआ कि वांगजी ने उसके लिए क्या यूज़ किया। विंग आज फिर से हैप्पी होता है, बहुत हैप्पी था। विंग आज बहुत हैप्पी था, इसीलिए वो फिर से तैयार होता है और वांगजी की ऑफिस की ओर बढ़ जाता है टिफ़िन लेके। पर आज उसने जो सुना उसके कदम लड़खड़ा गए। वांगजी और न्यू दोनों ही बैठे हुए थे। न्यू अभी वांगजी के दोस्त के रूप में था और वो वांगजी को पूछ रहा था, काफ़ी दिनों से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम काफ़ी चेंज हो चुके हो, क्या हुआ, भाभी के साथ सब ठीक हो गया? तब वांगजी कहता है, व्हाट डू यू मीन? तब न्यू कहता है, मीन मतलब क्या तुम विंग के साथ नाइट स्पेंड नहीं करते हो? तब वांगजी कहता है, करता हूँ ना, हर रात करता हूँ। तब न्यू कहता है, तो क्या उसमें फीलिंग आती भी है या नहीं? तब वांगजी कहता है, मुझे नहीं पता फीलिंग क्या कहते हैं, मुझे सच में नहीं पता। तब न्यू कहता है, क्या उससे प्यार करते हो जो उसके साथ हर रात जाते हो? तब वांगजी ने कहा, मैं उसकी नीड पूरी कर रहा हूँ, वो मेरी नीड पूरी कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे बाबा की तरह किसी और के पास चला जाए और मुझे बाद में रिग्रेट हो उसे खोने का। तब न्यू कहता है, मतलब तुम्हारे बाबा के साथ विंग को कंपेयर कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि विंग किसी और के साथ चला जाएगा? तब वांगजी कहता है, हाँ मुझे लगता है, मुझे भरोसा नहीं है। वैसे भी ओमेगा होती ही ऐसी है, आज कहीं और कल कहीं और। तब वांगजी की इस बात पे न्यू को गुस्सा आ गया था। न्यू कहता है, अगर तुम उसे प्यार नहीं करते हो तो उसे छूते क्यों हो, उसके पास क्यों जाते हो, उसके साथ रात क्यों बिताते हो? तब वांगजी कहता है, किसने कहा कि मैं उसके साथ पूरी रात रहता हूँ? बिल्कुल नहीं रहता हूँ। मैं उसके साथ सिर्फ उतनी ही देर रुकता हूँ जितनी देर मैं अपना काम ख़त्म करता हूँ, उसके बाद नहीं। तब न्यू कहता है, क्या समझ रहे हो तुम उसे? क्या वो कोई खिलौना है? उसकी कोई फीलिंग नहीं है? तब वांगजी कहता है, मैं जानता हूँ उसकी भी कोई फीलिंग होगी, पर उसे मुझसे कोई लेना देना नहीं है। वो मुझसे प्यार नहीं करता है। अगर वो मुझसे प्यार करता तो डिमांड करता मेरी केयर की या फिर किसी और चीज़ की, पर उसने कभी भी मुझसे कुछ नहीं मांगा। तब न्यू ने कहा, क्या तुम उसे मांगने का मौका भी दे रहे हो? तब वांगजी ने कहा, मुझे नहीं पता। तब न्यू ने कहा, ओके ठीक है,
तुम्हें नहीं पता, पर तुम्हें ये तो पता होगा ना कि तुम सेफ्टी का यूज़ कर रहे हो या नहीं। तब वांग जी कहता है, नहीं, मैंने कभी सेफ्टी का यूज़ नहीं किया। तब वांग जी की बात पे नीव अपना सिर पीटते हुए कहता है, अगर सेफ्टी यूज़ नहीं किया और बच्चा हो गया तब वांग जी कहता है, मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए, और वैसे भी मुझे उससे तो कोई बच्चा नहीं चाहिए, और किसी और से भी नहीं, मुझे बच्चे ही पसंद नहीं है। तब नीव कहता है, अगर मान लो बाय चांस विंग आके तुम्हें कहे कि वो प्रेग्नेंट है, तब क्या करोगे तुम? तब वांगची ने कहा, एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, अबॉर्शन। मैं उस बच्चे को ही मार डालूंगा। ये बात सुन के विंग की आंखों के आंसू रुक नहीं पाए। विंग का तुरंत अपना हाथ अपने बेली पे चला गया और वो मन में कहता है, नहीं नहीं, मुझे लगा था तुम बदल चुके हो, मुझे लगा था शायद तुम शाय हो, मुझे लगा था कि तुम्हें ये सब नहीं आता है, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें सब आता है, सब, पर सिर्फ हमारे लिए तुम्हें कुछ नहीं आता है, सिर्फ मेरे लिए तुम्हें कुछ नहीं आता है, और तुम मेरे बच्चे को मारना चाहते हो। ठीक है, मैं आज और अभी तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और विंग तुरंत ही घर रिटर्न जाता है, अपने आंसुओं को पोंछता है और वांगची को डिवोर्स पेपर देता हुआ वहाँ से चला जाता है। वो डिवोर्स पेपर वहीं पे टेबल पे ही रखा हुआ था। शाम हो गई थी। वांगची अपने टाइम पे घर पे आ चुका था। उसे वांगची को आदत हो चुकी थी विंग के वेलकम की। विंग एफर्ट डाल रहा था, इसीलिए वो हर दिन वांगची के सामने, वांगची के आने के टाइम पे रहता ही, हर दिन हंस के वांगची का वेलकम करता, पूछता, ठीक हो? वांगची सिर्फ इतना ही कहता, पर आज कोई नहीं था उसे वेलकम करने के लिए। वांगची को अजीब लगा, आज कोई खाने में एक्स्ट्रा स्मेल नहीं थी जो पूरे महल को महका रही हो। कुछ नहीं था। वांगची को खालीपन लगा। वांगची ने सोचा, क्या हुआ, विंग कहाँ है? आज वो नहीं आया, अभी तक नहीं दिख रहा। हर दिन तो आ जाता है ना। वांगची रूम में गया। रूम देखा तो वो भी सन्नाटे में था। उसने अपनी माँ को बुलाया और अपनी माँ से कहा, माँ माँ, कहाँ हो? विंग कहाँ है माँ? माँ। तब लानी ने कहा, विंग? मुझे नहीं पता, मैं तो आज घर पे ही नहीं थी, मैं तो आज बाहर गई थी। मुझे लगा वो किसी काम की वजह से बाहर गया है, अपनी कॉलेज के। तब वांगची को भी ये लगा, हाँ हो सकता है, और वांगची निश्चिंत हो गया और वो फिर से अपने कमरे में गया। उसने अपना डेली रूटीन कंप्लीट किया। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आया, उसे महसूस हुआ आज कोई नहीं है उसके कपड़े बाहर निकाल के रखने वाला। हर दिन विंग बहुत प्यार से अपनी पसंद से वांगची के लिए कपड़े निकालता था और वांगची वो वेयर भी करता था। वांगची आज विंग की एब्सेंस को महसूस कर रहा था। उसे विंग का उसका केयर करना पसंद तो आता नहीं था, पर अनोइंग भी नहीं लगता था। पहले पहले तो उसे बहुत अजीब लगता था, बहुत अजीब, पर बाद में उसे आदत हो गई। और कब विंग की वो केयर वांगची को पसंद आने लगी, वो वांगची को भी नहीं पता। वांगची टेबल पे आता है और उसने
जैसे ही एक बाइट खाने के लिए उसी के साथ ही उसने खाना छोड़ दिया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज के खाने में वो स्वाद नहीं है, आज के खाने में वो स्वाद नहीं है। तब लानी ने थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा, कहाँ से होगा, हर दिन का खाना तुम्हारी ओमेगा बनाती थी और आज मेड ने बनाया है, तो वो प्यार कहाँ से तुम्हें महसूस होगा। ये बात सुन के वांगजी अपनी माँ की ओर देख रहा था। उसे पता था विंग ऑफिस से, अपनी कॉलेज से, अपने प्रोफेसर की जॉब से रात को 7 बजे के अराउंड आता है। कम से कम 7 बजे आ ही जाता है। उसकी कॉलेज 6 बजे ख़त्म होती है, पर वो 7 बजे तक आ ही जाता है। और उसके बाद सिर्फ 1 घंटे में वो वांगजी के लिए खाना प्रिपेयर करता था और वांगजी के सामने फ्रेश होके इतनी हैप्पीली वांगजी का वेलकम भी करता था। वांगजी ने बड़ी आंखें करते हुए कहा, रियली, पर वो तो 7 बजे आता है ना। तब उसकी माँ ने कहा, 7 बजे आता है, पर जब एक ओमेगा अपने अल्फा की केयर पे आती है ना, तब उसे टाइम नहीं लगता उसको प्यार जताने में। वो आने के साथ ही तुरंत ही किचन में चला जाता था और तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनाता था। उसके बाद वो फ्रेश होता, उसके बाद वो फिर से नीचे आ जाता, उसके बाद वो फ्रेश होता और नीचे आ जाता और तुम्हारे वेलकम के लिए खड़ा रह जाता। तुम्हारे आने में सिर्फ 5 मिनट का ही वक्त बाकी होता है और वो तुम्हारे सामने आ जाता है। तब वांगजी कहता है, ओह, मुझे नहीं पता था कि विंग इतना सब करता है। तब लानी ने कहा, तुम जानते ही क्या हो कि विंग क्या क्या करता है। तुमने कभी विंग के क्लास के बारे में जाना है, विंग क्या करता है? तब वांगजी ने कहा, हाँ, वो लिटरेचर पढ़ाता है ना। तब लानी थोड़ा सा मुस्कुराती है और वो कहती है, लिटरेचर उसका पेशा नहीं है, वो अवेयरनेस फैलाता है, वो अवेयरनेस को लेके क्लासेस करवाता है। तब वांगजी कहता है, अवेयरनेस वो तो हर बच्चों में होती है, उसमें क्या है निया। तब लानी वांगजी को कहती है, एक बार उसका अवेयरनेस का रिकॉर्डेड वीडियो सुन लेना, तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएगा। मास्टर वी करके उसकी वीडियोस आती है, कितने फॉलोवर है, कितने व्यूज़ है और कितनी लाइक्स है, वो देख लेना। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो तुमसे कम नहीं है। तब वांगजी कहता है, पर मैंने ऐसा बर्ताव ही कब किया जब आपको ये लग रहा है कि वो मुझसे कम है? वैसा मैं सोचता हूँ। तब लानी कहती है, बेटा, और वो वांगजी के सिर पे हाथ सहलाती है और वो कहती है, बेटा, तुमको मैंने ही पैदा किया है, तुम कहाँ पे कितना कर सकते हो ना, वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और वो हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। जाते हुए फिर से रुकती है और वो कहती है, प्यार महसूस करना, जिस दिन प्यार महसूस हो जाएगा उस दिन क्या पता तुम्हें वो भी मिल जाए। उसके बाद वो कुछ नहीं कहती। शायद लानी को पता है कि विंग वांगजी को छोड़ के चला गया है। पता नहीं कैसे पता है, पर पता बेशक है। वांगजी अपने कमरे में आता है। वो कमरे को देखता है। पूरा कमराटा अभी उसे खाने को दौड़ रहा था। उसकी नज़रों के सामने विंग के वो मोन्स दिखाई दे रहे थे। बिस्तर पे, टेबल पे, सोफे पे, काउच पे, वॉशरूम के पास, हर दीवार पे, हर जगह पे वांगजी किस तरीके से विंग को यूज़ करता, किस तरीके से वो विंग के साथ लव मेकिंग करता, नहीं, लव मेकिंग तो नहीं कह सकते, किस तरीके से वो विंग के साथ एवरीडे मीन्स एवरीडे करता, वो वांगजी को महसूस हो रहा था।
वांगजी को शायद लत लग चुकी थी, इसीलिए अभी वांगजी को विंग ही चाहिए था। वो गुस्से से कहता है, विंग कहाँ चले गए हो तुम जानते नहीं हो क्या, मुझे तुम्हारी ज़रूरत होती है, मुझे तुम चाहिए, अभी के अभी मुझे तुम चाहिए। पर वहाँ पे कोई नहीं था। वांगजी इधर उधर कमरे में घूम रहा था। तभी ही वांगजी की नज़र उस टेबल पे रखे पेपर पे जाती है। वांगजी उस पेपर को देखता है। वहाँ पे डिवोर्स पेपर था जहाँ पे विंग की साइन थी। ये देखते ही वांगजी का गुस्सा फूट गया था। वांगजी तुरंत ही अपने माँ के पास आता है, माँ के कमरे में, और अपनी माँ को डिवोर्स पेपर दिखाते हुए कहता है, माँ ये क्या मजाक है, वो मुझे डिवोर्स कैसे दे सकता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मुझे छोड़ के क्यों चला गया। तब लानी ने वांगजी के शोल्डर पे टेप टेप किया और कहा, सच में कुछ गलत नहीं किया। तब वांगजी थोड़ा सा सकपकाता है और बाद में कहता है, नहीं किया, मुझे पक्का याद है, मैंने उसके साथ कभी भी रूड बर्ताव भी नहीं किया, मैंने उसके साथ कभी भी ऊंची आवाज़ करके भी बात नहीं की है। तब लानी कहती है, इसका मतलब विंग की गलती थी। तब वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स उसी की ही कोई गलती होगी, इसीलिए वो मुझे छोड़ के चला गया है। शायद क्या पता उसे मुझसे भी ज़्यादा अमीर और हैंडसम लड़का मिल चुका होगा। तब लानी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहते अरे मेरे बेटे, तुम जानते नहीं हो क्या, पूरी चाइना में तुम जितना हैंडसम बंदा इस दुनिया में नहीं है। तुम नंबर 1 हैंडसम हो और बिजनेसमैन भी हो, तुमसे आगे कोई नहीं निकल सकता, तुम इस बात को लेके मत डरो। तब वांगजी को थोड़ा सा सुकून मिलता है, क्योंकि सच में वांगजी को यही डर था, कहीं विंग का कोई और अल्फा तो नहीं है ना, कहीं विंग किसी और के साथ तो नहीं चला गया ना, वही डर वांगजी को था। शायद लानी वो समझ गई थी और लानी ने उसे साफ बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। वांगजी कहता है, तो वो कहाँ चला गया। तब लानी कहती है, मुझे नहीं पता, तुम खोज लो, और क्या पता वो तुमसे गुस्सा भी हो और बाद में वो चला गया हो। तब वांगजी गुस्से से कहता है, मैं इसीलिए शादी नहीं करना चाहता था, ओमेगाए खुद ही ऐसी है जो बात बात पे चिढ़ जाती है, बात बात पे रूठ जाती है, मैं उसे मनाने वाला नहीं हूँ, मैं उसकी मेरे लिए वो कोई नहीं है, अगर उसे आना होगा तो वो आ जाएगा, अगर नहीं आना तो कोई ना। तब लानी कहती है, ठीक है वैसा रखते हैं, अगर उसे आना होगा तो आ जाएगा, वरना कोई ना, तुम्हें क्या लेना देना, तुम थोड़ी ना उसके हस्बैंड हो, तुम थोड़ी ना उसके हस्बैंड हो, तुम थोड़ी ना उसके अल्फा हो, तुम कहाँ उससे प्यार करते हो, तुम्हारे साथ उसका थोड़ी ना कोई संबंध है, तुम दोनों तो अजनबियों की तरह रहते हो ना, और तुम दोनों का कोई जिस्मानी रिश्ता भी नहीं होगा, तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों बेटा। लानी ये सारी बातें वांगजी को मोक कर रही थी। लानी बहुत अच्छे से जानती थी उन दोनों के बीच के रिश्ते को। उसे बहुत पहले ही पता चल चुका था कि उसका बेटा विंग के साथ फिजिकली बॉन्ड बना चुका है, और वो किस तरीके से विंग के साथ बर्ताव करता है वो भी लानी समझ चुकी थी, क्योंकि लानी ने एक बार वांगजी को अपने कमरे से रात को बाहर आते हुए और स्टडी रूम में जाके सोते हुए देखा था। लानी उस टाइम पे वांगजी को समझाना चाहती थी, उसके पास जाना चाहती थी और विंग को कंसोल करना चाहती थी, पर उसे लगा नहीं, अभी सही टाइम नहीं है, वांगजी को ठोकर लगना ज़रूरी है, और वो बहुत अच्छे से जानती थी कि विंग अपनी ही तरीके से वांगजी को सबक सिखा भी पाएगा।
इसीलिए लानी ने बीच में आना सही नहीं समझा। लानी मन में कहती है, बेटा मैंने तुम्हें बहुत काबिल बना दिया, पर शायद मैं तुम्हारे अंदर इमोशंस नहीं डाल पाई। शायद हमारे लान परिवार के जो रूल्स थे वो रूल्स ने तुम्हें एक पत्थर बना दिया था। अब विंग ही और विंग की ही जुदाई तुम्हें प्यार को महसूस करने पे मजबूर करेगी। मुझे नहीं पता विंग आज क्यों चला गया, मुझे नहीं पता विंग ने क्यों डिवोर्स पेपर दिए, पर मैं सच में जानती हूँ कि विंग ने जो किया वो तुम्हारे लिए किया, तुम्हें सबक सिखाने को किया। जिस दिन तुम उसे ढूंढ पाए, जिस दिन तुम्हारे नसीब ने उसे ढूंढ लिया, उस दिन वो तुम्हारे सामने होगा, उस दिन तुम उसके पास होगे और उसके लिए प्यार से महसूस भी करोगे और प्यार से अपनाओगे भी। लानी वांगची पे कोई गुस्सा नहीं करती, कुछ नहीं कहती और बहुत प्यार से वांगची को गले लगाती है और कहती है, बेटा मैं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। और रही बात विंग की, तो क्या पता वो तुमसे गुस्सा हो गया हो और किसी बात से रूठ के वो चला गया हो। तब वांगची थोड़ा सा काम डाउन होता है क्योंकि वो पैनिक हो रहा था। वांगची थोड़ा सा काम डाउन होता है। उसकी माँ से कहता है वो आ जाएगा। और वो बाद में अपनी माँ से कहता है, माँ क्या मैं आपकी गोद में सिर रख के सो सकता हूँ। तब उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा आ जाओ। और उसकी माँ बहुत प्यार से वांगची को सुला रही थी। वांगची के हाथ में अभी भी डिवोर्स पेपर था और उसकी नज़र बस विंग की उस साइन पे थी। बस वो साइन देख रहा था। तभी ही उसे याद आया, विंग की साइन ऐसी है, तो मुझे उस टाइम पे जो फाइल दी गई थी उसमें तो कुछ और साइन थी। उसे उसी पल महसूस हो गया कि उस टाइम पे जो फाइल मैंने विंग को जो शादी से पहले भेजी थी वो किसी ने और के हाथों लग गई थी और किसी और ने उस पर साइन किया था। वांगजी को मुठियाँ बीत चुकी थी। लानी समझ चुकी थी कि वांगजी गुस्से में आ रहा है, इसीलिए तुरंत लानी बहुत प्यार से वांगजी के सिर पे हाथ सहलाती है और वांगजी के लिए वही बचपन का प्यार वाला लोरी गा के सुनाती है। सो जा मेरे प्यारे राजकुमार, सो जा रे तो सो जा। मुझे माफ़ करना है, मेरी आवाज़ ना फटी ढोल जैसी है, पर पता नहीं क्यों, पर मुझे गाना गाने का मन हुआ इसलिए मैंने गा दिया। लानी बहुत प्यार से वांगची के लिए लोरी गा रही थी। वांगची 2 ही पल में अपनी माँ की गोद में सो चुका था। वो उसमें अपना कंफर्ट ढूंढता हुआ सो चुका था, बहुत प्यार से सो चुक गया था। वांगजी के सिर पे हाथ सहलाते हुए लानी कहती है, शायद तुम्हारे लिए, तुम्हें बेटर बनाने के लिए ही विंग है। तुम बेशक 100% बेस्ट हो, पर फिर भी तुम्हारे अंदर जो इमोशंस नहीं है ना, वो विंग ला देगा। मुझे उस दिन का इंतज़ार है कि कब विंग हमारी ज़िंदगी में वापस आएगा, कब हम विंग के साथ फिर से रहेंगे। सुबह हो गई थी। वांगची ने तुरंत ही न्यू को ऑर्डर दिया था कि जिस टाइम पे मैंने वो फाइल, शादी से पहले जो फाइल, वांगची ने न्यू को ऑर्डर दिया था कि जो फाइल मैंने शादी से पहले विंग के घर पे भेजी थी वो फाइल लेके आओ।
नीव वो फाइल लेके आता है। वांगजी दोनों ही साइन को कंपेयर करता है और वो तुरंत ही समझ गया था कि उस पेपर में जो साइन है वो डुप्लीकेट है। जो रूल्स वाली फाइल वांगजी ने विंग के लिए भेजी थी, जहाँ पे साफ तौर पे मेंशन किया गया था कि उसे शादी से कुछ नहीं मिल सकता, वो सिर्फ अजनबियों की तरह रहेंगे, एक दूसरे की ज़िंदगी में कोई इंटरफियर नहीं करेंगे और जो भी हो पर पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ रहेंगे, पर अजनबी की तरह कोई उम्मीद ना करे। वैसा वाला एक कॉन्ट्रैक्ट वांगजी ने विंग को भेजा था, पर उस कॉन्ट्रैक्ट पे किसी और की साइन थी। वांगजी ने तुरंत ही न्यू को कहा, ये किसने साइन की है वो पता लगाओ। न्यू ने कहा ओके बॉस, और न्यू अपने काम पे लग चुका था। सिर्फ 15 मिनट में ही वांगजी के सामने एक लेडी जो 9 मंथ की प्रेग्नेंट थी, वो लेडी वांगजी के सामने थी और घुटनों पे थी। वांगजी कहता है तो ये सब आपने किया? तब वो लेडी कहती है मैंने कुछ नहीं किया। वांगजी के सामने एक लेडी थी, 9 मंथ प्रेग्नेंट लेडी, जिसे न्यू बहुत ही बुरी तरीके से खींचता हुआ ला रहा था। वांगजी उस लेडी को देखते ही समझ चुका था कि ये वी चांसे की गर्लफ्रेंड है जो प्रेग्नेंट है। वांगजी कहता है तो वो साइन आपने की थी, आपने विंग तक वो फाइल ही नहीं जाने दी। तब वांगजी की बात पे वो लेडी कहती है नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। तब वांगजी कहता है ओह, तो आपको क्या लगता है आप मुझे बेवकूफ़ बना सकती हो? तब वो लेडी कहती है प्लीज़ मुझ पे रहम खाओ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा बच्चा कभी भी हो जाएगा और तुम मेरे साथ इस तरीके से बर्ताव नहीं कर सकते हो, और वैसे तो तुम मेरे जमाई हो ना। तब वांगजी एक मौक करता है और वो कहता है नहीं, मैं आपका कुछ नहीं लगता हूँ, आप एक। वांगजी कहता है आप बाहर वाली हो, जिसके साथ मेरा ओमेगा रिश्ता ना रख रहा हो उसके साथ मैं कैसे रिश्ता रखूं? और ये बात पे न्यू तुरंत ही वांगजी की ओर देखने लगता है। पहली बार वांगजी ने ये बात एडमिट की थी कि विंग उसका ओमेगा है, और विंग की खुशी ना खुशी पे वांगजी को भी रिएक्ट करना आता है। न्यू मन में कहता है प्यार तो होने लगा है पर पता नहीं है। तब वांगजी न्यू की ओर घूरता है और कहता है इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, पर इतना ख्याल रखना इस बच्चे को कुछ ना हो जाए, क्या पता विंग को इस बच्चे से कोई लगाव हो और इससे कुछ हो जाए और विंग मुझसे गुस्सा हो जाए। तब न्यू कहता है ठीक है बॉस, आपने जो कहा वो हो जाएगा, और वो तुरंत ही उस लेडी को वहाँ से ले जाता है। वांगजी तुरंत ही अपनी ऑफिस की बालकनी में जाता है, अपनी ऑफिस की विंडो पे जाता है। उसका ऑफिस का जो केबिन है वो 100वीं मंजिल पे था, 100वीं मंजिल पे। वो वहाँ से पूरे शहर को देख रहा था। वहाँ से सड़कों पे जा रही गाड़ियाँ, सड़कों पे जा रही कारें छोटी चींटियों जैसी लग रही थी। वांगजी वो सारा नज़ारा देख रहा था। वांगजी कहता है विंग कहाँ चले गए हो तुम? पता है आज मुझे बहुत परेशानी हुई। मेरे कपड़े मुझे नहीं मिल रहे थे, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। हर दिन बेशक मैं तुम्हारे साथ नहीं सोता था, पर हर दिन जब भी कमरे में आता तुम्हारा चेहरा देखता। तुम्हारा वो चेहरा देखते ही मेरा दिन बन जाता और मैं अपने काम पे चला जाता। आज खालीपन था उस कमरे में, बहुत खालीपन था। आज मैं अकेला था उस कमरे में, पर फिर भी मुझे तुम चाहिए थे। ऐसा क्यों है विंग?
ऐसा क्यों है? मैं क्यों तुम्हें याद कर रहा हूँ? मैं तो तुमसे प्यार नहीं करता हूँ ना, तो क्यों? वांगची इसी सभी सवालों में उलझा हुआ था। तभी ही न्यू आता है। न्यू कहता है, क्या हुआ? तब वांगची कहता है, विंग मुझे छोड़ के चला गया है। तब न्यू शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, व्हाट? पर क्यों? तब वांगची न्यू को डिवोर्स पेपर दिखाता है। तब न्यू कहता है, मैंने कहा था ना तुम्हें, मैंने कहा था ना, कोई भी तुम्हारे साथ इसे नहीं रह सकता है, पर तुम समझना ही नहीं चाहते थे। अब देखो उसकी लिमिट ख़त्म हो गई और वो चला गया। तब वांगजी कहता है, ऐसे कैसे चला गया? क्या वो मेरा ओमेगा नहीं था? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता था? क्या वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता था? तब वांगजी कहता है, वो चाहे जो भी चाहता हो, वो तुम्हारे साथ रहना चाहता हो, तुमसे प्यार करता हो, तुम्हारी केयर करता हो, कुछ भी हो, कुछ भी, पर तुम क्या करते हो? तुम्हें याद है वो? तुमने कल ही मुझे कहा था कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी नीड पूरी कर रहे हो और उसकी नीड फुलफिल कर रहे हो। तुम नहीं चाहते हो कि वो किसी और के साथ चला जाए। तुमने उसी टाइम पे उसका कैरेक्टर जज कर लिया था। और एक बात कहूँ, उसी टाइम पे तुम्हारा हस्बैंड भी यहीं पे ही था। बॉस की ओमेगा वाइफ यहाँ पे आई हुई थी। न्यू कहता है, मुझे ऑफिस स्टाफ ने कहा था कि तुम्हारी ओमेगा वाइफ यहाँ पे आई हुई थी। तब मैं शॉक्ड हो गया था। पता है मैंने क्या देखा? मैंने सीसीटीवी चेक किया था। मैंने देखा जिस टाइम पे हम दोनों बातें कर रहे थे ना, उसी टाइम पे वो भी यहीं पे ही था। उसने सब कुछ सुन लिया। तब वांगची गुस्से में आ जाता है और वो तुरंत ही न्यू का कॉलर खींच लेता है और वो कहता है, तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे क्या? तब न्यू अपना कॉलर वांगची के हाथों से हटाता है और वो कहता है, वांगची अब तो तुम समझ जाओ, अपना एटीट्यूड थोड़ा सा तो बदल लो। वो भी इंसान है, उसे भी फील होता है। वो तुम्हारे साथ इस तरीके से हर दिन तुम्हारे पास रहता था, हर दिन तुम्हारे साथ हम बिस्तर होता था, पर तुमने उसे रिटर्न में क्या दिया? क्या दिया बता सकते हो तुम मुझे? तब वांगजी कहता है, क्या चाहिए उसे? उसके पास सब कुछ तो है। मेरा पैसा है, मेरा नाम है, मेरी घर है इतना बड़ा, मेरा जो भी है वह सब उसी का तो है, उसी को ही मिलने वाला है और किसी को नहीं। तब वांगजी की बात पे न्यू कहता है, क्या तुम्हारा प्यार है उसके पास? क्या तुम प्यार करते हो? तुम उससे केयर करते हो, बेशक केयर करते हो, पर क्या वो केयर करते हो जो एक हस्बैंड की करता है, या फिर एक हस्बैंड एक वाइफ की करता है? तब न्यू कहता है, मुझे नहीं पता और मुझे ये सब पता भी नहीं है। तब वांगजी की बात पे न्यू वांगजी के पास जाता है, उसको हाथ को पकड़ता है और उसके दिल पे उसका हाथ लगवाता है, यानी कि वांगजी का हाथ ही वांगजी के दिल पे लगवाता है और बहुत प्यार से कहता है, अपने दिल पे हाथ रखो और महसूस करो, क्या वो विंग के नाम पे धड़कता है? और दूसरी चीज़ सोचो आंखें बंद करके, क्या तुमने कभी भी एक हस्बैंड एक वाइफ का प्यार नहीं देखा? क्या तुमने कभी भी अपने माँ बाबा को, जो तुम्हारे कोरियन बाबा है और तुम्हारी माँ है, उनके बीच को लव, केयर, अफेक्शन वो सब नहीं देखा क्या? तुमने महसूस नहीं किया क्या? तुमने कहा तुम्हारे खुद के बच्चों को मार डालोगे, उसका अबॉर्शन करवा दोगे। क्या तुमने कभी सोचा है? एक बार आंखें बंद करके सोचो, अगर बाय चांस विंग प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे बच्चे हो, तो क्या तुम उस बच्चों को मार पाओगे? एक बार सोचो। और वांगजी तुरंत ही यही सब सोचने लगता है। वांगजी बहुत कामिंगली अपनी आंखें बंद करता है और अपने दिल पे हाथ रखता है। वो दिल धड़क रहा था विंग के नाम पे। वांगजी मन में विंग का नाम ले रहा था। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वांगजी की आंखों के सामने विंग का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। वांगजी की आंखों के सामने तुरंत ही अपने माँ बाबा आते हैं। कुरेन किस तरीके से लानी की केयर करते थे, जब भी बहुत ही प्यार जताते थे, तब वो किस तरीके से
लानी को पैम्पर करते थे, लानी को अपने हाथों से खिलाते थे, उसके चेहरे को साफ करते थे, उससे प्यार से बातें करते थे, उसका हाथ पकड़ते थे और उसके साथ बहुत ही अच्छे से रहते थे। बहुत सारी बातें अपने ऑफिस की, अपने साथ बीते हुए उन लम्हों की जब उनको याद आती थी तो वो सारी बातें जो वांगची के ही सामने उसके माँ बाबा एक दूसरे के साथ करते थे, वांगची ये सब याद कर रहा था। वांगची को तुरंत ही वो चीज़ याद आई, क्या वांगची और विंग ने कभी बात की? वांगची को उस सवाल का जवाब मिला नहीं। उन दोनों के बीच में तो कभी भी कोई भी बातचीत ही नहीं हुई। वांगची बेशक विंग की पसंद उसके बर्ताव से गेस करके करता था। उसके लिए जो भी करता था अपने मन से करता था, उसे केयर करता था, उसके लिए तोहफे लाते था, उसके लिए तोहफा लाता था। पर क्या सिर्फ तोहफा लाना, थोड़ी बहुत केयर करना ही सब कुछ है? शायद नहीं, शायद नहीं। वांगची को एक और चीज़ याद आई, विंग का प्रेग्नेंट होना, उनके बच्चे। क्या वांगची सच में अपने खुद के बच्चों को मार डालेगा? वांगची को ये सब कुछ शांत मन से महसूस हुआ और उसे समझ आया उसने क्या गलती की, कौन सी गलती की और कहाँ पे गलती की। वांगची तुरंत ही न्यू के गले लग गया था और इस टाइम पे वो रो रहा था। वांगची न्यू को कहता है, वो मुझे छोड़ के चला गया, वो चला गया, प्लीज़ न्यू, प्लीज़ मुझे उससे ढूंढ दो ना, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। सिर्फ एक ही दिन बीता है, सिर्फ एक दिन, पर मैं बेचैन हो चुका हूँ। मैंने उसके साथ कभी भी कोई भी बात नहीं की, कुछ भी बात नहीं की, कुछ भी शेयर नहीं किया। वो मुझसे कुछ भी बात करने भी आता तो मैं उसके साथ रूड बर्ताव करता, बिना बात किए उससे दूर चला जाता। पता नहीं मैं क्या सोच रहा था जो मैं उससे इतना दूर चला गया। उसने मुझे कॉल किया था, उसने मुझे कल कॉल किया था, पर मैंने उसका कॉल का कोई आंसर नहीं दिया। क्या पता वो मुझसे कोई बात करना चाहता था। और वांगची रो रहा था। वांगची को न्यू भी कंसोल करने लगा था। न्यू वांगची से कहता है, ठीक है अब रोना बंद करो और मैं पूरी कोशिश करता हूँ वो तुम्हें मिल जाए। पर ऐसा हुआ नहीं। दिन से महीने, महीनों से साल बीतना स्टार्ट हो चुका था। वांगची और भी ज़्यादा रूड, और भी ज़्यादा रूथलेस और भी ज़्यादा मर्सीलेस हो चुका था। बेशक वांगची की सोच बदल चुकी थी ओमेगा को लेके, पर फिर भी वो इतना शार्प था कि किसी भी ओमेगा की चाल चलन से ही, किसी भी ओमेगा की चलने की स्टाइल से ही वो समझ जाता था कि ओमेगा क्या करना चाहती है। वांगची ओमेगाओं से दूर रहता था। उसकी ऑफिस तक में ओमेगास नहीं थी। हाँ, उसकी अदर ब्रांच जितनी भी लांस की थी वहाँ पे ओमेगास थी, पर जो मेन ऑफिस थी, जो मेन थी ब्रांच, वहाँ पे कोई भी ओमेगा नहीं थी, सिर्फ अल्फा और बीटास ही थे। आज भी न्यू वांगची की टाई लगा रहा था और उसे कहता है, आ रहे हो तुम मेरी शादी में? तब वांगची कहता है, आ जाऊँगा। तब न्यू कहता है, इंडिया आना होगा, यहाँ नहीं है। तब वांगची कहता है, जानता हूँ, पर आज मुझे उस कंपटीशन में जाना है जो बच्चों का है। तब न्यू वांगची के शोल्डर को, कोट को सही करता है और कहता है, जब से विंग चला गया है तब से तुम काफ़ी बदल चुके हो, अब बच्चों की केयर करने लगे हो। जिस धल्लान वांगची को बच्चे ही पसंद नहीं थे, वो अब बच्चों के लिए बहुत कुछ करने लगा है। क्यों?
क्या तुम्हें महसूस हो गया कि तुम्हारा बच्चा? तब वांगची गुस्से से नींव को घूरता है और कहता है, आइंदा से और कुछ मत कहना इस टॉपिक पे। जैसे ही वांगची बाहर निकलने वाला था वैसे ही नींव कहता है, क्यों अपने बच्चों को मरने का बोल के अफसोस कर रहे हो? अब पता चल चुका था कि वो प्रेग्नेंट था, इसीलिए। तब वांगची कहता है, वांगची कुछ नहीं कहता और उसकी मुठियाँ बिछ गई थी और वह तुरंत ही, वांगची कुछ नहीं कहता पर नींव की बात पे उसे बहुत गुस्सा आया था और उसकी मुठियाँ बिछ गई थी और वो तुरंत ही ऑफिस से बाहर निकल जाता है। उसने अभी ब्लैक कलर का आउटफिट पहना हुआ था और वो गुस्से से बाहर अपनी कार पे चला गया था। वो अपनी कार पे बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। उसे कब पता चला विंग प्रेग्नेंट था? जब वांगची विंग को खोज रहा था, 1 महीने से ज़्यादा हो गया था, पर विंग का कहीं पे भी कोई भी अता पता नहीं था। वांगची अब शराब के नशे में डूबना भी स्टार्ट हो चुका था। लानी ने बहुत कोशिश की थी वांगची को संभालने की, पर नहीं हो रहा था। उसी टाइम पे एक डॉक्टर वांगची के घर पे आया था। वो डॉक्टर जो लेडी ओमेगा के स्पेशल डॉक्टर होते हैं ना, वो डॉक्टर था। एक डॉक्टर वांगची के घर पे आया था जो ओमेगा के स्पेशल डॉक्टर होते हैं ना, वो आते ही वांगची से कहता है, सर आपकी ओमेगा कहाँ पे है? वो अपना चेकअप करवाने आई थी और बाद में वो आई ही नहीं। मुझे उनको बताना था, उनको केयर की ज़रूरत है। तब वांगची खड़ा हो जाता है और उस डॉक्टर के पास जाता है और वो कहता है, केयर मतलब आप कहना क्या चाहते हो और क्या हुआ है विंग को? तब वो डॉक्टर बड़ी बड़ी आंखें करके शॉक्ड होते हुए कहता है कि आप नहीं जानते हो, आपकी ओमेगा प्रेग्नेंट है और उस टाइम पे ही 2 महीने होने वाले थे, अभी तो 3 महीने हो चुके होंगे। तब वांगची शॉक्ड हो जाता है। तब वो डॉक्टर कहता है, वो कहाँ पे है? तब लानी कहती है, वो अपनी माँ के घर पे गया है, इसीलिए शायद वो हमें बता नहीं पाया। तब वो डॉक्टर कहता, ओह मुझे लगा कुछ हुआ है क्या? तब वांगची कहता है, मतलब? तब वो डॉक्टर कहता है डरते हुए, सर वो वांगची की चीख पे वो डॉक्टर डर चुका था। वो डॉक्टर डरते हुए कहता है, वो सर, वो 3 बच्चों से प्रेग्नेंट थे ना, इसीलिए। तब लानी कहता, व्हाट 3? वाह, मेरे 3 नाती! मैं कितनी हैप्पी हूँ, मैं दादी बनने वाली हूँ। मैं सच में एक काम करती हूँ, सर्वेंट आ जाओ जल्दी। और वो तुरंत ही अपने सर्वेंट को बुलाती है और वो कहती है, लीनी जाओ जल्दी से पूरे के पूरी शहर में मिठाइयाँ बंटवाओ और कहो लान परिवार के हायर्स आने वाले हैं। तब वांगची वहाँ चुपचाप खड़ा ही रह गया था। वो सन था 3 बच्चे 3। लानी तो अपनी एक्साइटमेंट छुपा ही नहीं पा रही थी और वो बहुत हैप्पी होते हुए वांगची को गले लगा लेती है और वो डॉक्टर को भी बहुत सारी टिप देती है और उसे कहती है, बहुत अच्छी न्यूज़ आपने सुनाई है, ये लीजिए आपके लिए चेक, और आपके हॉस्पिटल को हमारी ओर से और भी डोनेशन मिल जाएगा। वो डॉक्टर भी हैप्पी होता हुआ वहाँ से 90 डिग्री बो करता है और वो चला जाता है। उसे भी नहीं पता था कि ये न्यूज़ की वजह से उसे इतना बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। वांगची अभी भी स्टेचू बना हुआ था। लानी तो अपनी एक्साइटमेंट छुपा ही नहीं पा रही थी और पूरे के पूरे लान मैंसन में मानो एक त्योहार हो वैसा लग रहा था। लानी बहुत हैप्पीली सबको कह रही थी, वहाँ पे वो मिठाई भिजवाना, वहाँ पे वो मिठाई भिजवाना, सबको सारे के सारे तोहफे भिजवाना। और हाँ, जो भी अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम और जो भी सड़कों पे रहने वाले लोग हैं ना, उन सबको और भी ज़्यादा आइटम देना, खाना देना, कपड़े देना, सब कुछ देना। हमारे हायर्स आ रहे हैं, हमारे हायर्स, वो भी एक नहीं 3 हायर आ रहे हैं, 3। और वो बहुत हैप्पी हो चुकी थी।
वो तुरंत ही वांगजी को गले लगाती है और कहती है, वाह बेटा वाह, तुमने तो क्या शिक्षण मारा, 3 बच्चे हैं, वाह मेरा बेटा वाह, मुझे तो तुमने हैप्पी कर दिया। और अब जल्दी से विंग को ढूंढो और जल्दी से विंग को यहाँ पे लेके आओ। तुम जानते हो इस टाइम पे विंग को केयर करना कितना ज़रूरी है, और विंग को अभी तुम्हारी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होगी। वो एक ही बच्चे से प्रेग्नेंट होता तब भी तुम्हारी ज़रूरत उससे ज़्यादा होती, और अब तो 3 बच्चे हैं, उसे बहुत क्रेविंग होती होगी तुम्हारी। वांगजी अभी भी स्टेच्यू था। लानी महसूस ही नहीं कर पाई कि वांगजी अभी भी स्टॉप है, और लानी तो वहाँ से एक्साइटमेंट के मारे तुरंत ही अपने घर से बाहर ही चली गई थी अपने दोस्तों को ये सारी बातें बताने। वांगजी अभी भी वहीं पे ही था और वो मन में कहता है, 3 बच्चे हमारे, और वो तुरंत ही रूम में जाता है। अभी तक वांगजी और विंग की कोई भी तस्वीर वांगजी के कमरे में नहीं थी। जब तक वांगजी और विंग एक साथ रहते थे तब तक तो नहीं थी, पर अभी वांगजी के कमरे में विंग की तस्वीरें ही तस्वीरें थी। पहले तो उनके बेड पे उन दोनों की शादी की तस्वीर थी, बहुत बड़ी, और उसके बाद पूरे के पूरे कमरे में विंग की बहुत सारी तस्वीरें थी। उसके बच्चों को पढ़ाते हुए, बच्चों के साथ खेलते हुए, यहाँ पे लानी के साथ मुस्कुराते हुए, वांगजी के साथ उन दोनों का पर्सनल टाइम स्पेंड करते हुए भी कुछ तस्वीरें थी। क्योंकि वांगजी के हर एक कमरे में, हर एक कोने में कैमरास थे, और वांगजी ने वहीं से ही विंग की तस्वीरें ली थी, और बाकी की तस्वीरें जो कॉलेज की थी, जो बाहर की थी, वो वांगजी ने न्यू को कह के मंगवाई थी। वांगजी तुरंत ही विंग की एक तस्वीर को लेता है और अपने सीने से लगाता है, और वो कहता है, मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम वो सब सुन लोगे। मुझे नहीं पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो। तुम उस टाइम पे मुझे बताने आए थे। मैंने तुम्हारे चेहरे की वो मुस्कान देखी थी, वो हैप्पीनेस देखी थी, तुम्हारे आँखों में वो उम्मीद देखी थी। शायद तुम्हें ये लगा होगा कि जब मुझे न्यूज़ पता चलेगी, तो मैं कितना हैप्पी होऊंगा, पर मैंने तो उससे उलट कर दिया। हमारे रिश्ते की वो लास्ट उम्मीद जो उस टाइम पे तुम्हारे आँखों में मैंने देखी थी, वो भी मैंने छीन ली तुमसे। मुझे माफ़ करना विंग, मुझे माफ़ करना। क्योंकि वांगजी ने विंग का वो वीडियो फुटेज देखा था जब विंग वहाँ पे आया था, और वांगजी कि विंग ने उनकी सारी बातें सुन ली है, और वो कितना हर्ट हुआ है वो भी वांगजी को पता चल चुका था। क्योंकि वांगजी ने विंग का वो वीडियो फुटेज देखा था। कितनी खुशी के साथ, कितना चहकता हुआ चेहरा लेके, कितनी बड़ी स्माइल के साथ वो इस ऑफिस में एंटर हुआ था। सबके साथ कितना हैप्पी था, सबको मिठाइयाँ बांट रहा था। सबने पूछा रीज़न, पर विंग ने सबसे कहा वो तो सीक्रेट है, बाद में ही आप लोगों को पता चलेगा, पर हाँ, मैं आप लोगों को मेरी खुशियों में शामिल बेशक करूँगा। और विंग बहुत प्यार से सबको मिठाइयाँ दे रहा था। उसके बाद वो बहुत ही हैप्पीली वांगजी के ऑफिस के सामने आ चुका था। जैसे ही वो दरवाज़ा ओपन करने वाला था, वैसे ही उसने जो सारी बातें सुनी, वो सारी बातें सुनते हुए किस तरीके से विंग का चेहरा सफ़ेद होने लगा, किस तरीके से विंग के चेहरे पे आंसू आने लगे, कितना पेन दिखने लगा, और कैसे विंग का हाथ उसके स्टमक पे चला गया था। वांगजी ने ये सब नोटिस किया। उस टाइम पे वांगजी को रियलाइज़ हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उसने अपनी ज़िंदगी की एक बहुत ही प्रीशियस इंसान को इतना हर्ट कर दिया कि आखिर में वो उसे छोड़ के ही चला गया।
वांगजी गिल्ट में था, अफसोस में था, अफसोस में था, पछता रहा था। पर अब क्या? विंग को यहाँ से गए हुए अब तो 6 साल होने वाले हैं। वांगजी अभी अपने कार में था और ये सब याद कर रहा था। वांगजी मन में सोच रहा था और कह रहा था, विंग, अगर हम लोग साथ में होते तो कितने हैप्पी होते। हमारे बच्चे अब कितने बड़े हो गए होंगे। तुम कहाँ हो? क्या तुम मुझे याद कर रहे हो? हमारे बच्चे क्या मुझ जैसे है या तुम जैसे? तुम्हारी तरह खूबसूरत, बहुत क्यूट, बहुत इनोसेंट, बहुत प्यारे, या फिर मेरी तरह हार्टलेस है? मैं नहीं चाहता हमारे बच्चे मेरी तरह हार्टलेस हो। सच में नहीं चाहता। विंग, बताओ ना विंग, हमारे बच्चे कैसे दिखते हैं? हमारे एक नहीं 3 बच्चे हैं। मैं कितना हैप्पी हूँ पता है? मुझे पक्का यकीन है तुम और हमारे बच्चे दोनों ही जहाँ पे भी हो सब ठीक हो, हैप्पी हो। पर शायद मेरी गलती ही इतनी बड़ी है कि तुम मेरे पास वापस नहीं आना चाहते, मेरे पास नहीं आना चाहते। आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी। काश कि मैं तुम्हारे सामने आके तुमसे माफ़ी मांग पाता। काश कि मैं तुम्हारे पास आ पाता। विंग, कहाँ हो विंग, कहाँ हो? तभी ही हमें दूसरी ओर का सीन दिखाया जाता है, इंडिया का सीन, जहाँ की सड़कों में ही चहल पहल थी, प्यार था, अपनापन था और हर कोई एक दूसरे के साथ गप्पे लड़ा रहा था। गुजरात का सीन था और विंग अहमदाबाद में था। अहमदाबाद में एक बड़ा सा घर, हवेली जैसा। वहाँ पे एक कमरे में एक बालकनी पे विंग बैठा हुआ था। विंग के चेहरे पे मुस्कान थी पर आंखों में थोड़ा सा डर था। उसी के पास उसकी दोस्त मैत्री आती है और उसे कहती है, विंग, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? तब विंग कहता है, डर लग रहा है मुझे। तब मैत्री कहती है, किस बात का? तब विंग कहता है, बच्चे अकेले गए हैं इसीलिए। तब पीछे से मैत्री की माँ आती है और विंग को कहती है, ओह, तो तुम्हें उसका डर है। पर जहाँ तक तुम जानते हो, मैं जानती हूँ और यहाँ पे रहने वाले हर एक इंसान जानते हैं कि तुम्हारे बच्चों के लिए तुम्हें नहीं डरना चाहिए, पर तुम्हारे बच्चों से अदर लोगों को डरना चाहिए। समझ रहे हो ना इस बात को? तब विंग थोड़ा सा एम्बेरसमेंट वाली स्माइल करता है और अपनी पलकें झुका लेता है। तब बहुत प्यार से मैत्री की माँ कोकिला उसके सिर पे हाथ सहलाती है और कहती है, हो सकता है तुम्हारे बच्चे तुम्हारी तरह इतने स्मार्ट है और तुम्हारे उस अल्फा की तरह इतने पागल है। खड़ूस अल्फा अगर मुझे मिल गया ना तो मैं उसे इतनी बुरी तरीके से पीटने वाली हूँ ना, मेरे बेलन से ही पीटूंगी। इतने फूल जैसे बच्चे को छोड़ दिया उसने। तब विंग कहता, नहीं नहीं ऐसा नहीं था। तब कोकिला कहती है, हाँ ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, तो क्या था? जो भी हो, तुम दोनों का पर्सनल प्रॉब्लम है। पर रही बात तुम्हारे बच्चों की, तो वो शैतान के नाने हैं और उसके सामने आने वाला इंसान जिंदा बच जाए वही काफ़ी है। विंग कहता है, पर वो अभी छोटे हैं और वो अकेले। तब मैत्री कहती है, छोटे हैं, माँ का दिल बहुत डर रहा है, क्यों? और मैत्री बहुत प्यार से विंग के शोल्डर पे दोस्ती वाली जो हक होता है ना, वो हाथ रख के हक करती है और कहती है, सच कहूँ तो तुम्हारे बच्चे इतने शैतान हैं कि उनसे दूसरों को डरना चाहिए, जैसे माँ ने कहा। और रही बात उनको अकेला भेजने की, तो वो अकेले कहाँ है? उनके साथ उनके क्लास के कुछ बच्चे हैं, उनके एक टीचर है, बहुत सारे लोग हैं। तब कोकिला कहती है, किस बात का डर लग रहा है? क्या वो अपने बाप से मिल जाएगी उस बात का? तब विंग कुछ नहीं कहता। तब मैत्री कहती है, वैसे उसे बाप से मिल जाए तो अच्छा ही है, तुम्हारे बच्चे उसकी शामत ला के खड़ी कर देंगे और तुम्हारे अल्फा के लिए वो ज़रूरी भी है। तब मैत्री की माँ कहती है, हाँ वो भी बात है, उस नालायक नफट उससे जैसे अल्फा को तो मुझे
उस जैसे अल्फ़ा को तो पीटना ही चाहिए। अकल से पैदल अल्फ़ा, ऐसे कैसे अल्फ़ा है जो इतनी बड़ी चाइना सिटी को चला रहा है, उन पे रूल कर रहा है और अकल के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे ही कमाना आता है, रिश्ते संभालना तो आता नहीं है उसे। हमारे यहाँ पे लाके दे उसे, मैं उसे बहुत ही अच्छे से सब कुछ सिखा दूँगी। समझता क्या है वो अपने आप को। तब मिंग के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आ गई थी। अब हम दूसरी ओर का सीन देखते हैं। स्कूल का सीन था, चाइना की अंदर का ही स्कूल का एक सीन था, कंपटीशन का था। वहाँ पे स्टेज था, लाइट्स थी और उस स्टेज पे अनाउंसमेंट हो रही थी। हमारे आज के कंपटीशन के विनर 3 बच्चे हैं। बहुत शॉकिंग बात है कि तीनों की एज सिर्फ 5 साल है, पर उन्होंने 15 साल तक के बच्चों को हरा दिया है। आइए हम उनका स्वागत करते हैं और तभी ही फ्लैश लाइट होती है। 3 बच्चे एक रॉकिंग स्टाइल में एंट्री मारते हैं और वो तीनों बच्चे बहुत ही स्टाइल से आ रहे थे। एक बच्चा था जो उसकी चलने की स्टाइल से ही लग रहा था कि वो प्रोफेशनल एक बिजनेसमैन हो। एक अकड़ के साथ, एक ऐसे ओरे के साथ वो चल रहा था जहाँ पे वो लीडर है, बॉसगिरी झाड़ सकता है या फिर वो किसी का बॉस है, वैसा लग रहा था। उसकी जो पर्सनालिटी थी वो ऐसी थी। एक लड़की थी जो खुद बहुत खूबसूरत थी और वो बहुत स्टाइल से अपने बालों की अपनी चोटी को पीछे छटकते हुए आ रही थी। उसने 2 चोटी ली हुई थी और बहुत क्यूट लग रही थी, बहुत बहुत खूबसूरत थी वो लड़की। उसने भी यूनिफॉर्म ही पहना हुआ था। तीनों ही बच्चों ने यूनिफॉर्म पहना था, पर फिर भी तीनों की पर्सनालिटी इतनी अलग थी कि देखने वाले को समझ में आ जाए ये तीनों एक होने के बावजूद भी अलग ही। वो लड़की जो थी वो एक डॉन हो वैसे आ रही थी, मतलब कि उसे लग रहा था कि उसके सामने कोई कुछ नहीं है। और एक लड़का था, तीसरा लड़का, जो हूबहू बड़े लड़के जैसा ही लग रहा था, पर एकदम शांत, सिंपल, पर फिर भी एक कमांडेड ऑरे के साथ आ रहा था। बहुत क्यूट था वो भी अल्फा था। तीनों ही अल्फा थे, पर फिर भी तीनों ही अलग पर्सनालिटी के थे। तीनों ही बच्चे बहुत ही स्टाइल के साथ आ रहे थे। सभी ऑडियंस उन लोगों को देख रही थी। सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे। किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि इतने छोटे छोटे बच्चे 15 साल के बच्चों तक को हरा सकते हैं। और वो तीनों ही बच्चे स्टेज पे आते हैं और माइक हाथ में लेते हुए तुरंत ही कहते हैं, हेलो गाइस, हम तीनों सिबलिंग्स हैं और हमने ही इस कंपटीशन को विन किया है। माय नेम इज सुजॉय। लड़की माइक लेती है और वो कहती है, अगर किसी को डाउट हो कि हमने कैसे उन लोगों को हराया है, तो आप लोग अच्छे से कंपटीशन की जो भी वीडियो फुटेज है वो देख सकते हो, जो पीछे लगी हुई है। और वो लड़की तुरंत ही अपने हाथ से पीछे की ओर इशारा करती है और वहां की स्क्रीन पे वो कंपटीशन के वीडियो फुटेज होना लाइव स्टार्ट हो जाता है और हम सभी ही उस ओर देखते हैं। 3 बच्चे किस तरीके से अपनी एज के हर एक बच्चों को हराते जा रहे थे। गेम्स में, शतरंज में, जो स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ वो असेंबल करनी होती है, उसमें किस तरीके से अपने से बड़े बच्चों को वो हराना स्टार्ट कर चुके थे। पहले तो उसकी मैम, जो कंपटीशन की मैम थी, उसने कहा, नहीं बच्चों, ये नहीं कर सकते हो आप अपने से बड़ी एज के साथ लड़कों से नहीं लड़ सकते हो। उससे कंपटीशन करने पे आप लोग हार जाओगे और बाद में आपका कंपटीशन की हार की वजह से आपका जो कॉन्फिडेंट है वो कम हो जाएगा। बहुत प्यार से उसकी मैम ने ये समझाया था। तभी ही वो तीनों बच्चे अकड़ के साथ कहते हैं और एक चमक के साथ, हमें हराना नामुमकिन है, हमें कोई नहीं हरा सकता। और तुरंत ही बड़े बच्चों की ओर देखते हैं
तभी वो बड़े बच्चे भी ताव में आ जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है, तुम लोगों को हारने का ही शौक है तो हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। और तभी ही वो तीनों बच्चे जो सिबलिंग्स थे वो तुरंत ही उन बड़े बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं। पर अचरज की बात थी, पर शौक की बात थी कि उन सभी बड़े बच्चों को इन तीनों बच्चों ने कुछ ही पल में, कुछ ही सेकंड्स में हरा दिया। चाहे कोई भी गेम हो, माइंड गेम हो, एक्टिविटी गेम हो या फिर स्पोर्ट्स हो, चाहे कोई भी गेम हो, कुछ ही सेकंड्स में उन बच्चों को हरा दिया। लास्ट और भी बड़े बच्चे आए थे, 15 साल के बच्चे थे। उनके साथ उन लोगों को एआई से रिलेटेड टूल के साथ खेलना था और उसमें उन बच्चों को हराना था। सबको लग रहा था ये 15 साल के बच्चों को नहीं हरा सकते, पर ऑडियंस को डर लगने लगा था शायद हरा देंगे, क्योंकि अभी तक वो बाकी सबको हराते आए हैं। और तुरंत ही वो बच्चे अपने से बड़े उन 15 साल के बच्चों को भी एआई में हरा देता है और तीनों ही बच्चे एक साथ विन हो जाते हैं और तुरंत ही एक दूसरे को हक कर लेते हैं। और लड़की कहती है मैंने कहा था ना, हमें हराना नामुमकिन है। तभी ही उसका गगा आयुवान कहता है शी, इस तरीके से ईगो नहीं लाना चाहिए। हमने उनको हराया क्योंकि हमारे पास टैलेंट था, उन्होंने हमें बीट किया क्योंकि उनके पास भी टैलेंट था। हमें उनको इस तरीके से डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, हमें उनको एंकरेज करना चाहिए। और तुरंत ही आयुवान उन बच्चों के सामने आता है और उन बच्चों के सामने 90 डिग्री बो करता है और वो कहता है, के सामने आता है और 90 डिग्री बो डाउन करता है और वो कहता है हमें माफ़ करना कि हमने आपको हरा दिया है, पर हम इस बात का ईगो या फिर घमंड नहीं करेंगे और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बीच में कोई कंपटीशन हो। और रही बात आपको हराने की, तो हम ये चाहते नहीं थे और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि आप डिमोटिवेट हो जाओ कि आपको किसी बच्चों ने हरा दिया है। आप सच में अपने फील्ड के बहुत अच्छे महारथी हो। कभी आपके ही एज के बच्चों के साथ कंपटीशन होगा तो कोई भी आपको बीट नहीं कर पाएगा। और रही बात हमारी, तो हमारी माँ ने हमें कुछ इस तरीके से पाला है कि हम थोड़े से एडवांस से चल रहे हैं, इसीलिए आप गलत मत समझना हमें, और हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। तभी वो बच्चे जो अभी गुस्से में थे, जो कुछ बच्चे डिमोटिवेट हो गए थे, कुछ बच्चे इनसे गुस्सा था, जेलस थे, वो सभी बच्चे आयुवान की बात पे हैप्पी होते हैं और तुरंत ही आयुवान ने जो हाथ बढ़ाया था उन बच्चों की ओर दोस्ती का, वो हाथ एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनके साथ दोस्ती कर लेते हैं। और जो बड़ा बच्चा था, जो 15 साल का हारा था, जो अभी गिल्ट महसूस कर रहा था क्योंकि वो इन तीनों बच्चों के साथ रिवेंज लेना चाहता था, क्योंकि इतने बड़े लाइव प्लेटफॉर्म पे उन बच्चों को हराने की वजह से उसे बहुत सारे ताने झेलने पड़ने वाले थे। तभी वो 15 साल का बच्चा सिन कहता है मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। तब आयुवान कहता है हम जानते हैं, पर हम सच में कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की वजह से हमें इस बात का सामना करना ही पड़ता है। तब शिन कहता है तुम बहुत पोलाइट हो। तब तुरंत ही उसकी बहन आती है और उसकी बहन तुरंत ही शिन से अपने ब्रदर का हाथ लेती है और कहती है हाय मैं शिन हूँ। तब वो कहता है हाय मेरा नाम शिन है। तब शिन कहती है ओह मेरा नाम शिन है, हम दोनों का नाम कितना सिमिलर है। और इतनी चुलबुली लड़की को देखते ही वो जो लड़का था वो बहुत ही हैप्पी हो चुका था। वो लड़का कहता है तुम लोग सच में अच्छे हो। तभी ही वहाँ पे शुशु आता है और वो थोड़े से एटीट्यूड में कहता है हाँ हम जानते हैं हम अच्छे हैं। तब शिन का दोस्त फूफेन आता है और कहता है तुम बहुत घमंडी हो, अकड़ू हो। तब सिन कहती है हाँ थोड़ा सा, वो मेरे बाप पे गया है इसलिए। तब सब लोग हंसने लगते हैं। तो सिन कहता है इसका मतलब तुम दोनों अपने माँ पे गए हो और ये तुम्हारे बाबा पे। तब सब कहते हैं
सब लोग हंस रहे थे और तीनों ही ब्रदर कहते हैं हाँ वो सही है। तीनों ही ब्रदर सिस्टर कहते हैं हाँ वो सही है। यही सारी वीडियो फुटेज यहाँ पे आ रही थी लाइव में और सब लोग ये देख रहे थे। लान वांगजी वहीं पे ही था, उसी जगह पे एक जज के रूप में। उसने ये सब नोटिस किया था, सब देखा था और वो शौक था इन तीनों बच्चों को देखते हुए। वो इन तीनों बच्चों के फेस को देख रहा था और वो इन तीनों बच्चों को देखते ही मन में कहता है क्या ये मेरे बच्चे हैं, क्या ये हमारे बच्चे हैं विंग, हूबहू मेरे जैसे। और वो लड़की तुम्हारी जैसी, तुम्हारे होठों के नीचे जिस तरीके से मोल है वैसा ही खूबसूरत सा मोल इस बच्ची के मोल पे भी है। वही चाम, वही स्माइल, वही आंखें, सब कुछ वही। क्या सच में वो हमारे जैसे है? तभी ही न्यू लान वांगजी के कान के पास आता है और वो कहता है सर वो बड़ा बच्चा वो सुचोई, मुझे ऐसा क्यों लगता है उसका एटीट्यूड आपके जैसा है, घमंडी टाइप का। तब वांगजी तुरंत ही न्यू को घूरता है और न्यू चुप हो जाता है। तब वांगजी मन में कहता है हाँ सच में उसका एटीट्यूड, उसका रहन सहन, उसका बोलना सब कुछ मेरे जैसा है, मेरे जैसा। क्या सच में वो मेरे बच्चे हैं? तब वांगजी कहता है न्यू, तब न्यू फिर से उसके पास आता है। तो वांगजी कहता है पहले उनके बारे में पता लगाओ, वो है कौन, कहाँ से आए हैं और कहाँ पे रहते हैं। तब न्यू कहता है लगता है बाप का दिल कह रहा है कि बच्चे मिल चुके हैं, अब माँ को ढूंढना बाकी है। तब वांगजी फिर से न्यू की ओर घूरता है। तब न्यू वहाँ से चला ही जाता है। दूसरी ओर उन बच्चों को जो भी ट्रॉफी होती है वो देने लान वांगजी आए थे। लान वांगजी को एंटर होते हुए, उसको एंट्री लेते हुए देख आयुआन, शिजोई और शिन तीनों ही शॉक्ड हो चुके थे और तीनों ही आहिस्ता से कहते हैं बाबा, पर वो तुरंत ही चुप हो जाते हैं। वो नहीं चाहते थे कि किसी को भी पता चले कि सामने वाला शख्स उनका बाबा है और वो ये भी नहीं चाहते थे कि उसका बाबा ही पता लगा ले कि वो लोग कौन है। तब वांगजी उनके सामने आता है, उनको ट्रॉफीज देता है और उन तीनों ही बच्चों के सिर पे हाथ सहलाता है और तुरंत ही वो बच्चों की आंखों में नमी आ जाती है। उन बच्चों ने बहुत टाइम से इस स्पर्श को महसूस करने की इच्छा जताई थी, पर आज ये मिला। सुजोई कहता है हेलो सर, आयुआन कहता है हेलो सर और शिन कहती है हेलो। शिन की ये आदत की वजह से वांगजी को थोड़ी सी मुस्कान आ गई थी। शिन ने जब किया था वो चीज़ देखने की वजह से वांगजी के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आ गई थी। वो सारी मुस्कान कैमरे में कैद हो गई थी और वहाँ पे जो भी कैमरास थे वो तुरंत ही उन चारों के ऊपर फ्लैश होना स्टार्ट हो चुके थे, क्योंकि किसी ने कहा कि ये तो इनके ही बच्चे हो वैसा लग रहा है। तभी ही वहाँ के जो होस्ट था वो भी हंसते हुए कहता है सर, लान वांगजी सर, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आपके ही बच्चे हैं। तब लान वांगजी थोड़ा सा मुस्कुरा जाता है। तब वो बच्चे कहते हैं नहीं, हम इनके बच्चे नहीं हैं। उन तीनों ही बच्चों की रूड टोन की वजह से वांगजी को अजीब लगा। तब वो तीनों बच्चे कहते हैं, तीनों बच्चों की बात को सुनते हुए वो होस्ट कहता है ओह आई एम सॉरी, पर तुम लोगों की शक्लें लान वांगजी सर से मिलती है, इसीलिए, और इतना रूड आंसर मत दो, वो चाइना के नंबर 1 बिजनेसमैन है। तब सुजोई कहता है हम जानते हैं कि वो कौन है। तब फिर से वांगजी उन बच्चों की ओर देखता है बहुत ही शौक के साथ। तब शिन कहती है हमें बहुत अच्छे से पता है कि है कौन। तब आयुआन कहता है सर, हम जानते हैं कि ये है कौन, हम इनसे रूड बर्ताव नहीं कर रहे हैं, बस हमारी टोन ही ऐसी है।
ये बात सुन के वो होस्ट कहता है, इतना एटीट्यूड तो होगा ही, इतने टैलेंटेड हो, पर यहाँ पे तुम पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, हर कोई तुम्हें इनका ही बच्चा कहेगा। वैसे भी इनके भी बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे, यानी कि तुम सच में इनके बच्चे हो। तब सुजय गुस्से में आ जाता है और वो तुरंत ही होश से कहता है, हमने कहा ना, एक बार हमने कहा ना, हम इनके बच्चे नहीं हैं। आइंदा से ऐसा बोलना मत, और हम यहाँ पे रहते भी नहीं हैं, हम इंडिया में रहते हैं, इसीलिए प्लीज़ अब हमारा नाम इनके नाम के साथ मत छोड़ो। तब वो होस्ट कहता है, ओहो एंग्री बॉय, ओके ठीक है, नहीं कहेंगे। तब लान वांगची कहता है, ऐसा मत करो, बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा है। तब वो होस्ट कहता है, ओके सर, हम नहीं करेंगे, पर हमें न्यूज़ मिली थी आपके 3 बच्चे हैं, वो कहाँ पे है? वो भी शायद इतने ही बड़े हो चुके होंगे ना। तब वांगची कहता है, वो अपनी माँ के साथ है, हैप्पी है और अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वो ठीक है, जब वक्त आ जाएगा तब मिलवा दूंगा, तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि लांस हायर है कौन। और वो तुरंत ही उन तीनों बच्चों की ओर देखता है और उन तीनों बच्चों को सिर पे हाथ से हिलाता है और कहता है, क्या बच्चों, मैं तुम लोगों को गले मिल सकता हूँ? तब लान सुजोय, यानी कि सुजोय का नाम लान सिजोय है, पर पब्लिक के बीच में सुजोय कभी भी अपना लान सरनेम यूज नहीं करता है, वो सिर्फ सुजोय ही यूज़ करता है। सुजोय कहता है नहीं, सीन कहती है हाँ, आयुवन कहता है हाँ। तब सुजोय तुरंत ही उन दोनों की ओर घूर के देखता है। तब वांगची सुजोय को इग्नोर करता है और तीनों ही बच्चों को एक साथ गले लगा लेता है और तीनों ही बच्चों के सिर पे हाथ से हिलाते हुए कहता है, मुझे पता है तुम ही मेरे बेटे हो, मेरे बच्चे हो। और तीनों ही बच्चे शॉक्ड हो चुके थे। तब सुजोय तुरंत ही लान वांगची के पैर पे अपना पैर लगा देता है और तुरंत ही लान वांगची से दूर हो जाता है। लान फई तुरंत ही लान वांगची के कान को काट लेती है और आयुवन तुरंत ही लान वांगची को दूर कर देता है और तीनों ही बच्चे लान वांगची से दूर हो गए थे। लान वांगची को सच में काटने पे दर्द हुआ था और सुजोय ने पैर लगाया था, वहाँ पे भी दर्द हुआ था, पर वांगची को सच में दर्द हुआ था जब लानसी ने जब काटा था, तब वांगची को सच में दर्द हुआ था। आयुवन सुजोय ने जब पैर पे पैर लगाया था, उस टाइम पे भी वांगची को दर्द हुआ था, पर वांगची ने तीनों ही बच्चों को इस बर्ताव को इग्नोर कर दिया था। कंपटीशन ख़त्म हो गया, सब खत्म हो गया और तीनों ही बच्चे अपने क्लास टीचर के साथ बाहर थे। तभी ही वांगची उन तीनों बच्चों के पास आता है और तीनों ही बच्चों की ओर कुछ चॉकलेट्स आगे करते हुए कहता है, ये तुम तीनों के लिए। तब सुजोय कहता है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास है। सीन कहती है, हम इसे पिघलने वाले नहीं हैं। आयुवन कहता है, आप ये सब क्यों कर रहे हो, आप हमसे दूर रहिए। तब वांगची उनकी टीचर की ओर देखता है और वो कहता है, क्या मैं थोड़ी देर इन बच्चों के साथ बात कर सकता हूँ? तब वो टीचर थोड़ी देर रुकती है और वो कहती है, पर सर मुझे इनको लेके जाना है, हमारी फ़्लाइट है। तब वांगची कहता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम लोगों को जाना है, पर अभी भी इंडिया की फ़्लाइट में बहुत टाइम है, आप लोग घूमने वाले हो ना? तब वो मैडम कहती है, हाँ हम लोग घूमने जाने वाले हैं। तब वांगची कहता है, आप लोग घूम लो, मैं इसका ख्याल रख लूँगा, इन तीनों का। तब उसकी मैडम कहती है, नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, वो हमारे स्कूल की पॉलिसी में नहीं है, अगर इन तीनों बच्चों को कुछ हो गया तब मैं उनकी माँ को क्या कहूँगा, मैं उनकी माँ को क्या कहूँगी। तब वांगची कहता है, मैं आपको लिख के देता हूँ, मैं आपको वादा करता हूँ कि जब आपकी फ़्लाइट होगी और आप लोग एयरपोर्ट पे पहुँचोगे, उस टाइम पे ये तीनों बच्चे भी एयरपोर्ट पे ही होंगे। तब नीव आता है और उसे अपने साइड में ले जाता है और उसके साथ बात करते हुए कहता है, अरे तुम समझते नहीं हो क्या, ये सच में इसके बाप है और अपने बच्चों के साथ बात करना चाहता है।
तब वो मैडम थी, वो बड़ी बड़ी आंखें करके देखती है और वो कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, इसकी माँ इंडिया में है। तब वो लड़का कहता है गुजराती में, यानी कि नेव गुजराती में कहता है, મને ખબર છે કે इंडिया છે, પણ ये आप तीनों बच्चे भी उनके ही बच्चे हैं। यानी कि नेव कह रहा था, मैं जानता हूँ कि वो इंडिया में है, पर ये तीनों ही बच्चे इनके ही बच्चे हैं। इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था, अल्फा ओमेगा के बीच में, इसीलिए उन ओमेगा ने घर छोड़ दिया है और बहुत जल्द हम लोग इंडिया वापस आने वाले हैं। तब इंडिया से इनकी माँ को अपने साथ लेके हमारे बॉस वापस आ जाएंगे। तब वो लड़की कहती है, तुम इंडियन हो इसीलिए, ऊपर से तुम गुजराती हो इसीलिए मैं तुम्हारी बात को मान रही हूँ। अगर इन तीनों बच्चों को कुछ हुआ ना तो मैं तुम लोगों पे शू कर दूंगी। तब नीव कहता है, अरे यार तुम समझती क्यों नहीं हो, मैं भी गुजराती, तुम भी गुजराती, ये बच्चे भी हमारे यहाँ गुजरात में ही रहते हैं और ये बच्चे इनके ही है, क्या तुम्हें डीएनए चाहिए, मैं दूँ डीएनए। तब वो लड़की कहती है, नहीं नहीं, इतना तो भरोसा है मुझे तुम पे। तब वो लड़का यानी कि नीव थोड़ा सा स्माइल देता है, नोटी वाली स्माइल। तब वो लड़की जो मैडम थी, वो लड़की तुरंत ही नीव के पैर पे पैर मारती है और वो कहती है, चांस मारना बंद करो, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। ये सुन के तो नीव का पोपट हो चुका था। नीव कहता है, मैं कोई चांस नहीं मार रहा, मेरी भी शादी होने वाली है। वो भी बहुत खूबसूरत लड़की से। तब नीव के बाद पे वो मैम थी, वो हंसती है। नीव के बाद पे वो मैम थी, वो हंसती है और वो कहती है, अगर तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड को पता चल गया कि तुम यहाँ चाइना में रह के ओमेगाओं को ताड़ते हो तब क्या होगा। वैसे भी तुम्हारी ओमेगा का नाम मुझे बता दो, मैं खुद पर्सनली वहाँ पे जाके उसे बोल देती हूँ। तब नीव कहता है, नहीं नहीं, मैं वादा करता हूँ, मैं इन बच्चों को समय पे पहुँचा दूँगा। तो वो लड़की कहती है, समझ गए मेरी बात को, अगर गलती से भी इन तीनों बच्चों को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारी शादी होने नहीं दूंगी। और वो वहाँ से चली जाती हैं। तब नीव कहता, हे भगवान, मेरे इस कमबख्त दोस्त की वजह से कितना मुझे झेलना पड़ता है। एक तो इतने साल मैंने इंतज़ार किया शादी का, बड़ी मुश्किल से इसने मुझे छुट्टी दी और अब जाके मेरी शादी होने वाली है। और ऊपर से ये तलवार, मिश नाम की तलवार, पता नहीं ये तलवार कब गिरेगी। और ये तीनों बच्चे बहुत चालू हैं, बहुत। तब नीव फिर से वांग जी के पास आता है और वो कहता है, सर सब ठीक हो गया। तब वांग जी उन तीनों बच्चों को कहता है, अब चलना चाहते हो, शुजोई, आयुआन, शिन, चलोगे। तब तीनों ही बच्चे कहते हैं, हमें आपके साथ नहीं आना है, हम आपके साथ नहीं आएंगे। तब वांग जी कहता है, हो तो मेरे ही बच्चे, अकड़ तो होगी तुम में। तब नीव कहता है, अकड़ का तो पूछो ही मत, कमीना कितना कमीना है, पूरी जिंदगी बड़ी नाक करके रहता है और हर किसी को डांटता रहता है, फायर करता रहता है, फायर 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 फायर। तब वांग जी कहता है, तुम जो बोल रहे हो ना, तुम्हें लग रहा है कि तुम आहिस्ता से बोल रहे हो, पर तुम्हारी सारी की सारी बातें मुझे सुनाई दे रही है। तब वो तीनों बच्चे भी हंसने लगे थे और वो तीनों ही कहते हैं, सही बात है, ये है ही खड़ूस अड़ियल। और उन तीनों बच्चों को हंसता हुआ देख के नीव और वांग जी दोनों ही हैप्पी हो रहे थे। नीव तो अपना सिर ही घुमा चुका था क्योंकि वांग जी ने उसकी चोरी जो पकड़ ली थी। शुजोई कहता है, हम आपके कुछ नहीं लगते हैं और हमें आपके साथ आना भी नहीं है। तब शिन कहती है, गगा ने कहा ना, हमसे दूर रहिए। तब आयुआन बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कहता है, आपको क्या चाहिए, आप बता सकते हो। तब तुरंत ही वांग जी आयुआन के पास जाता है और उसके सिर पे हाथ सहलाता है और कहता है, तुम्हारी माँ जैसे सुलझे हुए हो। तब शिन को गुस्सा आ जाता है, लानशिन को, और तुरंत ही वो वांग जी का हाथ उसके ब्रदर के सिर से हटा देती है और कहती है, आइंदा से हमारी माँ का नाम मत लेना, आप हमारी माँ के नाम लेने के काबिल नहीं हो।
तब वांगजी कहता है, वो बात भी सही है, मैं उसके काबिल नहीं हूँ, पर अफसोस कि मैं ही तुम लोगों का बाबा हूँ और उसका अल्फा हूँ। तब सुजय कहता है, वो किसने कहा कि आप ही हमारे बाबा हो, और आपको ये क्यों लगता है कि हम आपके ही बेटे हैं? तब वांगजी तुरंत ही सुजय की ओर देखता है और उसकी ओर हाथ बढ़ाता है, पर सुजय पीछे हट जाता है। सुजय कहता है, डोंट टच। तब वांगजी कहता है, ओह, हूबहू मेरे जैसे हो तुम। तब वांगजी की बात पे सुजय कहता है, मैं आपको जानता नहीं हूँ। तब वांगजी कहता है, जानते नहीं हो फिर भी इतना गुस्सा हो? अगर जानते होते तो कितना गुस्सा होते। और रही बात कि तुम लोग मेरे बच्चे हो या नहीं, तो मुझे किसी डीएनए की ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों के ये जो चेहरे हैं ना, वही बता रहे हैं कि तुम किसके बच्चे हो। और अब चुपचाप चलो मेरे साथ, क्योंकि तुम्हारी दादी तुम लोगों की राह देख रही है। तब शिन कहती, क्या दादी? दादी राह देख रही है? तब आयुआन और सुजय तुरंत ही शिन का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं, आंखों से इशारे करते हैं और कहते हैं, नहीं, मत बात करो उस बारे में, रुको। तब वांगजी कहता है, हाँ शिन, तुम्हारी दादी तुम्हारी राह देख रही है, पर सच कहूँ तो मैंने तुम्हारी दादी को बता भी दिया है कि तुम लोग चाइना आ चुके हो। तब वांगजी की बात पे सुजय कहता है, हमारी कोई दादी नहीं है, हमसे दूर रहिए, हम यहाँ के है ही नहीं, हम इंडिया से है। और तुरंत ही सुजय सिन का हाथ लेता पकड़ता है और आयुआन का हाथ दूसरे हाथ में पकड़ता है, और तीनों ही ब्रदर सिस्टर वहाँ से जाने वाले थे। तब वांगजी कहता है, ये सच में अड़ियल है, मेरे जैसा ही है। तब न्यू कहता है, हाँ सच में आपके जैसा ही है, मुझे लगता है पूरा का पूरा कार्बन कॉपी आप पे गया है। बड़ा होने के बाद पता नहीं ये आपके जैसा बनेगा या फिर आपसे भी ज़्यादा खड़ूस बनेगा, पता नहीं कब किस एम्प्लॉय को फायर कर देगा। तब न्यू की ओर फिर से वांगजी घूर के देखता है और वो कहता है, अब मेरी बुराई कर ली या फिर मेरी तारीफ कर ली, जो भी तुमने किया हो गई हो, तो उन बच्चों को पकड़ो। तभी ही वांगजी की इस बात पे वो तीनों ही बच्चे भागने वाले थे, पर तुरंत ही वांगजी अपने बड़े कदम से अपने बच्चों को पकड़ लेता है। सबसे पहले तो वांगजी सुजय को ही पकड़ता है और आयुआन को, और लान सिन को न्यू पकड़ता है बहुत प्यार से केयर से। लान सिन तो न्यू को पीटने ही लगी थी, पहले बाल नोचा, उसके बाद उसके शोल्डर पे मारा, एक लात मारी, जो लात न्यू के पेट पे लग गई थी, और उसके गालों पे भी बहुत बड़े नाखून मार दिए थे। न्यू के गालों पे बहुत बड़े नाखून मार दिए थे, और न्यू ने जैसे तैसे उन तीनों ही बच्चों को कार में डाला और तुरंत ही कार स्टार्ट कर दी थी। वांगजी की ओर देखते हुए न्यू कहता है, सर आपकी ये लड़की सच में आप जैसी कमी नहीं, आप जैसी बुरी है। देखो मेरे चेहरे का क्या हाल कर दिया, मेरे बाल, मेरा पेट, ये जानती नहीं है क्या मेरी शादी होने वाली है? अगर मेरी ओमेगा ने ये सब देख लिया तो मुझे मना कर देगी, उसे लगेगा कि मैं सारा क्यों अब जैसे ही आपके बच्चे को क्यों बनना था, काश कि वो विशर जैसे बनते तो इतने शांत तो होते हैं। तब वांगजी कहता है, तुम्हें क्या लगता है मेरा क्या हाल हुआ है, देखो मेरी ओर। तब वांगजी की ओर न्यू देखता है तो वांगजी का हाल तो उससे भी बुरा था। सुजय ने वांगजी के आंखों पे ही एक मुक्का मारा था, जिस वजह से वांगजी की आंख काली हो गई थी, वांगजी के बाल बिखर चुके थे, वांगजी का जो टाई था वो निकल चुका था, वांगजी के कपड़े फट चुके थे, और वांगजी का जो वांगजी ने वो परफेक्ट कपड़े पहने थे, आउटफिट पहना था, वो चितर भीतर हो चुका था। और वांगजी के तो पेट पे इतनी बुरी लात दो लगी थी, जिस वजह से वांगजी अभी भी अपने पेट को पकड़े हुए ही था। तब वांगजी कहता है, हाँ सच में मेरे बच्चे हैं, मुझे मेरी नानी याद दिला दी। तब सुजय कहता है, अब तो सिर्फ नानी ही याद दिलाई है, अगर छोड़ा नहीं तो नानी की नानी याद दिला दूंगा। तब आयुआन कहता है, गगा तमीज़। तब लान सिन कहती है, क्या तमीज़ गगा, ये सच में बहुत बुरे हैं, इनको पीटो पीटो और पीटो और पीटो। और तुरंत ही तीनों ही बच्चे फिर से वांगजी के बाल खींचने लगते हैं। वांगजी कहता है, विंग विंग, ये बच्चों को बचाओ, इन बच्चों को कहो मुझे छोड़ दे, विंग विंग। तब तो विंग का नाम सुनने के साथ ही वो बच्चे और भी ज़्यादा गुस्से में आ चुके थे, और तुरंत ही वांगजी के
बाल इस तरीके से नोचे कि उन तीनों ही बच्चों के हाथों में वांगची के बाल आ चुके थे और तुरंत ही वो तीनों ही बच्चे बड़े ही स्टाइल के साथ उन बालों को फूंक करते हैं और हवा में उड़ा देते हैं। नीव तो अपना मुंह दबा के वांगची की इस हालत पे हंस रहा था और मन में कह रहा था, अब आया मज़ा, उठ पहाड़ के नीचे आया, पिटो 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 और पिटो और पिटो, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा। तब वांगची कह रहा था, नीव अब मज़ा ले लिया हो तो इन लोगों को मुझसे दूर करो वरना मुझे गंजा कर देगा, मेरा विंग बाद में मुझे हाँ भी नहीं कहेगा। तब शिशु कहता है, मेरी माँ आपको हाँ नहीं कहने वाली है। आयुआन कहता है, आप बहुत बुरे हो। लानी कहती है, लानशिन कहती है, आप सच में बहुत बुरे हो, आप बहुत घमंडी हो। तब वांगची कहता है, अब तो एडमिट कर लिया ना तुम लोगों ने कि तुम हमारे ही बच्चे हो, मैं ही तुम्हारा बाबा हूँ। तब तीनों ही बच्चे मुंह फुला के दूसरी ओर देखने लगते हैं और वो चुप हो गए थे। तीनों ही बच्चों ने एक साथ मुंह फुलाया था, एक साथ दूसरी ओर बाहर की ओर देख रहे थे और तीनों ही बच्चों ने एक जैसे हम स्कूल में अदब कैसे मारते हैं हाथ पे हाथ लगा के, वैसे बैठ गए थे। तब वांगची कहता है, हुबहू कार्बन कॉपी फॉर मी, वाह आई एम सो हैप्पी, मैंने एक ही बार में क्या सिक्सर मारा। तब नीव कहता है, एक ही बार में आपने इतना बड़ा कांड कर दिया, अगर दूसरी तीसरी बार करोगे तब क्या करोगे, आपको क्या क्रिकेट टीम बनानी है। तब वांगची ब्लश करने लगता है, उसके कान लाल हो चुके थे और उसे तुरंत ही विंग का वो सेडेक्टिव चेहरा याद आने लगा था जो उनके इंटीमेसी के दौरान होता था। वांगची को तुरंत ही विंग की वो सेडेक्टिव आवाज़, विंग की वो आंखें, विंग का किस तरीके से उसके ऊपर बाउंस होना, किस तरीके से विंग का जिस्म वांगची को दिखता था, वो सब याद आ रहा था। किस तरीके से वांगची उसके बदन पे हाथ सहलाता था, किस तरीके से वांगची के हर टच पे विंग मेल्ट होता था, किस तरीके से विंग के हर टच पे वांगची अराउज होता था, वो सब वांगची को याद आने लगा था। तब तुरंत ही वांगची को हिलाते हुए नीव कहता है, अपने उस डर्टी ड्रे ड्रीमिंग से बाहर आओ, अभी तक तुम्हारी ओमेगा तुम्हें मिली नहीं है, जब मिलेगी ना तब ये सब सोचना। तब वांगची मुंह फुलाता है और वो भी उन तीनों ही बच्चों की तरह हाथ अदब मारता है और बाहर की ओर देखने लगता है। नीव कहता है, सच में तुम सभी एक दूसरे की कार्बन कॉपी हो। और नीव ने तुरंत ही ये सीन का कैप्चर कर लिया था, यानी कि फ़ोटो क्लिक कर लिया था और तुरंत ही लान मेंशन की ओर कार चलना स्टार्ट हो चुकी थी। लान मेंशन आ चुका था और लान मेंशन पे कार रुक चुकी थी। लानी को पहले ही बता दिया गया था कि बच्चे आ रहे हैं और लानी ने पूरा का पूरा घर बलून से, खिलौनों से और बहुत सारे खाने के आइटम से सजा दिया गया था, चॉकलेट्स, बलून्स, और उसने तो कितने बड़े बड़े टेडी बियर्स भी वहाँ पे लाके रख दिए थे। कितनी सारी चॉकलेट्स, कितनी सारी आइसक्रीम, सब कुछ, पूरा का पूरा घर एक प्ले हाउस हो वैसा लग रहा था। तीनों ही बच्चे भागते हैं और तुरंत ही तीनों ही बच्चे अभी कार पे थे, वो उतर नहीं रहे थे। तब वांगची ने कहा, क्या तुम तीनों उतरने वाले हो या फिर मैं तुम तीनों को ही उठा के घर पे ले जाऊँ। तब तीनों ही कुछ नहीं बोलते और करते हुए एक साथ कार से निकल जाते हैं। वांगची को देखते भी नहीं है और करते हुए वहाँ से क्या कहते हैं, वहाँ से डोलते हुए, हिलते हुए लान मेंशन की ओर बढ़ चुके थे। जैसे ही वो लोग अंदर गए, लानी को देखने के साथ ही तीनों ही कहने लगे, दादी, और तुरंत ही अपनी दादी को गले लगा लिया था। उनकी दादी भी बहुत हैप्पी हो चुकी थी और वो भी बहुत हैप्पीली उन तीनों को गले लगाती है। और वो जैसे ही वांगची को देखती है तो वांगची के हाल को देखने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगी थी। लानी कहती है ये हाल किसने किया तुम्हारा। तब वो तीनों ही बच्चे प्राउडली कहते हैं, हमने। तब लानी कहती है, बच्चों ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारे बाबा है वो। तब लान सुजय कहता है, नहीं है हमारे बाबा। तब लान शिन कहती है, हाँ नहीं है वो हमारे बाबा, पहले उसे हमारे माँ का अल्फा तो बनने दो, बाद में हमारा बाबा हम समझेंगे। तब आयुआन कहता है, जब तक माँ बाबा को एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक हम इनको हमारे बाबा नहीं मानेंगे। तब लानी तुरंत ही आयुआन के गाल को सहलाती है और उसके फोरहेड पे किस करती है और वो कहती है, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हारी माँ ने, सच में विंग बहुत ही काबिल है,
पर अभी है कहाँ पे। तब लानी की बात पे लानसेन कहती है, माँ इंडिया में है। तब विंग इंडिया में है ये सुन के लानी कहती है, इंडिया में, पर वहाँ कहाँ पे, वो अकेला कैसे है। तब सुजोय कहता, वो अकेले वो अकेले नहीं है, उनके साथ पूरी 15 लोगों की पलटन है। वो एक बहुत ही बड़ी फैमिली में रहते हैं और उनकी दोस्त की फैमिली है। तब न्यू के कान खड़े हो चुके थे और वो कहती है, न्यू कहता है, दो दोस्त की फैमिली मतलब तुम्हारी माँ की दोस्त का नाम क्या है, वो भी इंडिया में, वो भी तुमने कहाँ कहा, गुजरात में। तब न्यू की बात पे सुजय कहता, हम आपको कुछ नहीं बताने वाले हैं। तब लानी कहती है, बेटा मुझे आंसर दो बच्चा। तब सुजय कहता है, हमारे बाबा को ही मेहनत करने दो, हम क्यों बताइए। तब लानी कहती है, वो बात भी है, उसने अब तक यहाँ पे विदेश में सब जगह पे चेक किया, पर उसने कभी इंडिया में चेक नहीं किया, उसे इंडिया में चेक करना चाहिए था। ठीक है वांग जी, तुम्हारे पास अब सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे हैं। 8 घंटे के अंदर अगर तुमने विंग का पता नहीं निकाला, अगर तुम विंग को यहाँ पे लेके नहीं आए, तो तुम भूल जाओ कि ये बच्चे तुम्हारे साथ रहेंगे। ये बच्चे मेरे साथ इंडिया में चले जाएंगे और हम सभी मिलके विंग के साथ रहेंगे और तुम रहना यहाँ पे अकेले, ओके। और तुरंत ही लानी भी उन बच्चों के साथ लटके झटके करते हुए बच्चों को लेके अपने कमरे में चली जाती है और तीनों ही बच्चे लानी का हाथ पकड़ते हुए बहुत प्यार से कमरे में चले जाते हैं। वांग जी कहता है, सिर्फ 8 घंटे में मैं कैसे इंडिया में सब कुछ पता लगाऊंगा। तब न्यू तो अपना सिर पकड़ के बैठ गया था। न्यू कहता है, अगर बाई चांस कहीं से कोई कनेक्शन मिल जाए। तब वांग जी कहता है, तुम इंडिया से हो क्या कहीं और से, क्या कोई कनेक्शन नहीं है तुम्हारे पास, वैसे तो तुम शादी करने जाने वाले थे ना, कब जा रहे हो। तब न्यू कहता है, तुम जाने दोगे तब जाऊंगा ना, मेरी शादी परसों है और तुम अभी तक मुझे यहाँ पे पकड़ के रखे हो, मुझे जाने दो, मेरी शादी है, मुझे तैयारियाँ करनी है, मुझे कपड़े लेने हैं, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। मेरी वाइफ मुझ पे कितना गुस्सा कर रही है तुम्हें पता भी है, तुमने तो अपनी वाइफ को भगा दिया, अपने बच्चों को भी पैदा कर लिया और मेरा हाथ तो कुछ नहीं लगा। इतने सालों के बाद मेरी वर्जिनिटी टूटने वाली है, मुझे शादी करने वाली हो, मेरी ओमेगा जो मुझे पिछले 8 सालों से तड़पा रही थी, अब जाके उसने हाँ कहा है और अभी मैं उसके पास भी नहीं जा पा रहा हूँ। तुम कितने बुरे हो, अगर तुमने मेरी शादी नहीं करवाई ना, तो सच कहता हूँ मैं तुम्हारी शादी भी नहीं होने दूंगा, तुम्हारी विंग को मैं ढूंढ के ही नहीं लाऊंगा ताकि तुम दोनों फिर से एक साथ हो पाओ। तब वांग जी गुस्से में आ जाता और कहता, क्या कह रहे हो तुम विंग को ढूंढने नहीं जाओगे। तब वांग जी की बात पे न्यू कहता है, एक्सक्यूज मी, विंग मेरी लगती क्या है, कुछ नहीं, मेरी साऊ जी है, उसके अलावा कुछ नहीं। और ओमेगा वो किसकी है, तुम्हारी। गलती किसकी है, तुम्हारी। ढूंढना किसे है, तुम्हें। प्यार किसे है, तुम्हें। रिग्रेट किसे है, तुम्हें। और पछतावा किसे है, तुम्हें। और याद किसको आती है, तुम्हें। और जो भी मेवा मिलता है वो किसे मिलता है, तुम्हें। सब कुछ मिले तुम्हें और जो पिटाई मिले वो मुझे। क्यों भाई, क्या गुनाह किया है मैंने तुम्हें अपना दोस्त बना के। तब वांग जी कहता है, हाँ गुनाह किया है तुमने मुझे अपना दोस्त बना के। तब न्यू कहता है, ओके ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारी ऑफिस, तुम्हारा जॉब, तुम्हारा सब कुछ छोड़ के मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और तुरंत ही न्यू ठुमकता हुआ वहाँ से बाहर चला जाता है। वांग जी कहता है, नहीं ये नहीं चल सकता, तुम इस तरीके से मुझे नहीं छोड़ सकते हो। अगर तुमने ऑफिस छोड़ दी नहीं तो तुम्हें पेनल्टी चार्ज देना पड़ेगा, तुम जानते हो तुम्हें करोड़ों चुकाने पड़ेंगे, मिलियंस देने पड़ेंगे। तब न्यू कहता है, जाओ जाओ, और वो अपने हाथों को झटकते हुए, जैसे हम कहते हैं कि जाओ जाओ वाला सीन कैसे करते वैसे सीन करते हुए वहाँ से जा रहा था। वांग जी तुरंत ही अपना बालों को नोच लेता है और वो कहता है, मैं क्या करूँ, कैसे विंग को ढूंढूं। तभी ही 5 ही मिनट में न्यू फिर से आता है और वो वांग जी से कहता है, वो इंडिया में है, गुजरात में है और मेरी ही मंगेतर के घर पे है, आना है तुम्हें तो आ जाओ।
तब तुरंत ही वांगजी खड़ा हो जाता है और तुरंत ही न्यू को गले लगा लेता है, कहता है, वाह मेरे बेस्टी, तुमने सच में कमाल कर दिया, तुमने मुझे ढूंढ दिया। इतने ही देर में उसे याद आया कि वो उसके मंगेतर के घर पे है और तुरंत ही वो न्यू का वांगजी कॉलर खींचता है और वो कहता है, अगर तुम्हें पता था कि वो तुम्हारे मंगेतर के घर पे है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तब न्यू तुरंत ही वांगजी ने जो उसका कॉलर पकड़ा था वो झटकते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था, मैंने अभी उसकी मिस को कॉल किया और उसने मुझे बताया। तब वांगजी कहता, ओह, तब अब क्या। तब वांगजी को न्यू कहता है, अब क्या का मतलब, क्या तुम्हें उसे मनाने नहीं जाना, क्या उसे लेने नहीं जाना। तब वांगजी कहता है, जाना चलो हम लोग जाते हैं। और तुरंत ही वांगजी और न्यू इंडिया के लिए निकल चुके थे। तीनों ही बच्चे लानी के पास थे और ये लोग इंडिया के लिए चले गए थे। और न्यू ने बच्चों की जो टीचर थी, मिस थी, उसको मैसेज करके कह दिया था कि हम लोग इंडिया चले गए हैं और बच्चों को हम साथ में लेके गए हैं। वो मिस भी हैप्पी हो चुकी थी और वो कहती है, ओके डन, मैं उसकी माँ को बता दे रही हूँ। तब न्यू ने कहा था, नहीं बताना मत, हम उसे सरप्राइज दे रहे हैं। तब वो मिस कहती है, ओके ठीक है। दूसरी ओर विंग को बच्चे फोन करके कह देते हैं कि हम दादी के पास है और बाबा आपको लेने आ रहे हैं। इसीलिए तुरंत ही विंग वहां से निकल चुका था। वो कोई तमाशा यहाँ पे करना नहीं चाहता था, इसीलिए विंग वहां से चला गया था। मैत्री ने कहा उसे, मत जाओ यहाँ से, रुको, उसका सामना करो। पर विंग ने कहा था, नहीं करूंगा, उसे मुझे खोजना पड़ेगा, उसे मुझे फाउंड करना पड़ेगा और उसके अगर नसीब में होगा, हमारी डेस्टिनी चाहती होगी तो वो मुझे खोज लेगा। वो मुझे प्यार करता भी है या नहीं वो भी उसे पता चल जाएगा और मुझे भी। मैत्री ये बात समझती है और वो विंग को कहती है, पर मेरे साथ कांटेक्ट में रहना। तब विंग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें बताता रहूंगा कि मैं कहाँ पे हूँ, किस हालत में हूँ। और वो तुरंत ही वहां से निकल जाता है और वो तुरंत ही वहां से थाईलैंड के लिए निकलता है। दूसरी ओर वांगजी यहाँ पे इंडिया में पहुंच चुका था। वो मैत्री के घर पे जाता है। मैत्री जैसे ही न्यू को देखती है वो न्यू को एक झाड़ू से पीटती है और वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त के साथ इतना बुरा करने की। तब न्यू कहता, मैंने कहा किया, जो भी किया मेरे दोस्त ने किया, उसे पीटो ना। तब तुरंत ही मैत्री गुस्से से वांगजी की ओर घूरने लगती है। वांगजी रिस्पेक्ट के साथ मैत्री की ओर 90 डिग्री बो डाउन करता है और वो कहता है, साहू जी प्लीज मुझे बता दो कि मेरा विंग कहाँ पे है। तब मैत्री वांगजी के सामने आती है और वो कहती है, ओह साहू जी, मतलब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा विंग यहाँ पे ही है। तब वांगजी कहता है, हाँ प्लीज मुझे बता दीजिए वो कहाँ पे है, मैं उसे बहुत पूछ रहा हूँ। तब न्यू के तब वांगजी की बात पे मैत्री कहती है, खोज रहे हो, पर शायद अब तक तुमने दिल से नहीं खोजा था, इसीलिए वो तुम्हें नहीं मिला। एक काम करो, तुम अपने दिल से पूछो वो कहाँ गया होगा, वो कहाँ पे है, या फिर उसे क्या था पसंद जो वो वहाँ पे जाना चाहता था, कुछ याद है तुम्हें। तब वांगजी नाम में सिर हिलाता है और वो कहता है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। तब मैत्री कहती है, कहते हो उसके अल्फा हो, उसके हस्बैंड हो, और तुम्हें अपने ही ओमेगा के बारे में, अपने ही हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं पता, कैसे अल्फा हो तुम। तभी ही मैत्री तुरंत ही न्यू की ओर देखती है और वो कहती है, तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए। तब न्यू कहता है, हाँ तुम्हें मेरा प्यार चाहिए, मेरा सोना। तुरंत ही मैत्री न्यू को एक झाड़ू फिर से लगाती है और वो कहती है, सोना के बच्चे, तुम्हें ये लगता है मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हें और पीटना चाहिए। तब वांगजी कहता है, प्लीज़ साहू जी मुझे बता दीजिए ना। तब विंग की बात पे मैत्री कहती है, सच कहूँ तो विंग यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ से चला गया, बच्चों का कॉल आया था तभी ही वो यहाँ से चला गया है।
तब वांगची कहता है कि आप जानते हो कहाँ पे है? तब मैत्री कहती है, सिंसियरली कहो तो मुझे पता होता तब भी मैं तुम्हें ना बताती, पर सच कहूँ तो मुझे नहीं पता वो कहाँ पे गया है। अभी तक उसने मुझे रिटर्न कॉल नहीं किया है, पर मुझे पता चलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी, क्योंकि तुम्हारी आंखों में मुझे अभी पछतावा, प्यार और तड़प तीनों ही दिख रही है। तब वांगची तुरंत ही उसकी ओर 90 डिग्री बो करता है। वो कहता है, थैंक यू थैंक यू। तब न्यू कहता है, कहाँ गए, कहाँ जा रहे हो तुम? मेरी शादी है। तब वांगची कहता है, आई एम सॉरी दोस्त, पर मैं नहीं रुक सकता हूँ। तुम अपनी शादी अटेंड करके, अपना हनीमून प्लान करके 1 महीने की छुट्टी ले लो। उसके बाद वांगची कहता है, एक काम करो, तुम रुको यहाँ पे, तुम्हारी शादी है, अच्छे से एंजॉय करो, और मैं तुम्हें 1 महीने की छुट्टी देता हूँ और बोनस भी दूंगा, पर प्लीज़ मुझे जाने दो। तब न्यू कहता है, ओके ठीक है, जल्दी से विंग को खोज लेना। तब मैत्री तुरंत ही न्यू के बम पे फिर से एक झाड़ू लगाती है और कहती है, न्यू तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या? वो तुम्हारे दोस्त की वाइफ है तो उसे तुम नाम से बुला रहे हो, क्या सावजी नहीं बुला जा सकता? जिस तरीके से वो मुझे सावजी कह रहे हैं उस तरीके से तुम्हें रिस्पेक्ट देनी नहीं आती है क्या? तब मैत्री की ओर न्यू कान पकड़ता है और वो तुरंत ही कहता है, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अब से तुम्हारे अलावा हर किसी को सावजी शीजिए, मैं तुम्हारे अलावा अब हर किसी को बहन ही मानूंगा, या फिर भाभी, नहीं भाभी भी नहीं माननी चाहिए, बहन या फिर माँ ही मानूंगा। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तब और वो उठक बैठक करने लगा था। वांगची ने नोटिस किया था यहाँ पे नीव और मैत्री का रिश्ता कितना अच्छा है, किस तरीके से मैत्री नीव पे हक जताती है, किस तरीके से मैत्री नीव को ऑर्डर देती है, किस तरीके से उन दोनों के बीच में प्यार है, किस तरीके से नीव मैत्री के खातिर झुकता है, झाड़ू खाता है और उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। वांगची मन में कहता है, शायद यही सब चीज़ प्यार होती है, शायद मैंने उसे कभी भी ये चीज़ महसूस नहीं करवाई कि वो मुझ पे अपना हक जता पाए, मुझे अपना मान पाए, मुझ पे गुस्सा कर पाए, मेरे साथ इस तरीके से रह पाए एक नॉर्मल लाइफ। विंग प्लीज़ मुझे मिल जाओ, मैं तुम्हारे साथ ऐसी ही लाइफ जीना चाहता हूँ, ऐसी ही हैप्पी लाइफ। वांगची अभी फ्लाइट में था, वो सोच रहा था उसे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ पे है विंग, कहाँ पे होगा विंग। वो बहुत कुछ याद करता, बहुत कुछ सोच रहा था। वो अपनी आंखें बंद करते हुए प्लेन में ही था। वो रिटर्न चाइना के लिए निकल चुका था, पर उस टाइम पे वांगची को एक बात याद आई थी। तुम जानते हो, मैं थाईलैंड जाना चाहता। विंग वांगची को कहता है, वांगची को एक बात याद आई। वांगची को याद आता है कि एक बार विंग ने कहा था कि उसे कराबी जाना है, थाईलैंड में उसे वहाँ पे स्पेंड करना है, पर वांगची ने उस टाइम पे इग्नोर किया था। वो उस टाइम पे अपना ऑफिस का कुछ वर्क कर रहा था और विंग एक मैगजीन देख रहा था, और विंग वांगची के पास ही बेड पे बैठा हुआ था और उस मैगजीन में कराबी की पिक्चर्स थी और वहाँ के टापू के बारे में बताया हुआ था। विंग का मन था वांगची के साथ वहाँ पे हनीमून जाने का, पर वांगची ने उसे इग्नोर किया। उस वजह से विंग का चेहरा उतर गया था और तुरंत ही विंग उस मैगजीन को बंद करके सो गया था। वांगची को इस टाइम पे वो चीज़ याद आती है। वांगची कहता है, कराबी, विंग थाईलैंड में है, मुझे पक्का यकीन है विंग वहीं पे ही है। और तुरंत ही वांगची एयरपोर्ट जैसे ही लैंड होता है और वो थाईलैंड के लिए वहाँ से चला जाता है। वांगची कराबी पहुँच चुका था। एक टापू, समुद्र के बीच में घेरा हुआ टापू, नीला समुद्र, नीला पानी, एक समुद्र के बीच में गहरा हुआ टापू, एक नीला समुद्र, बहुत खूबसूरत सी होटल है, कपल्स के लिए
बहुत सूटेबल जगह, कपल्स के लिए बहुत कपल्स के लिए बेस्ट जगह, जहाँ पे बहुत ही अच्छी सी वाइब्स आती थी, रोमांटिक, कामिंग और पीसफुल। वांग जी वहाँ पे इधर उधर घूम रहा था, वो विंग को खोज रहा था। उसे विंग कहीं पे भी नहीं दिख रहा था। उसने वहाँ पे जितनी भी होटल्स थी उन सभी को खंगाल दिया था, पर कोई भी विंग के नाम से था ही नहीं। वो समुद्र के तट पे खड़ा हुआ था और वो देख रहा था वहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबको, किस तरीके से वो लोग हैप्पीली एक दूसरे के साथ है, किस तरीके से बाहों में बाहें डाले हैं, एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, कोई किस कर रहा है, कोई हक कर रहा है, कोई खेल रहा है। वो सब कुछ वांगची देख रहा था। उसे हर पल महसूस हो रहा था कि उसने विंग के साथ ऐसे मोमेंट बिताए ही नहीं है। और वो विंग को खोजते हुए चिल्ला रहा था, विंग विंग, पर कोई आंसर नहीं। दूसरी ओर विंग एक पत्थर पे बैठा हुआ था, वहीं पे ही था, कराबी में ही था, और समुद्र तट के दूसरी ओर था, जहाँ पे पत्थर सोते हैं वहाँ पे था, और वो वहाँ पे बैठा हुआ था। वो सोच रहा था शायद वांग जी कभी भी उसे नहीं खोज पाएगा। उसे मैंने टाइम दिया था 24 घंटे का, वो नहीं कर पाया और नहीं आ पाया। अभी वो 24 घंटे ख़त्म होने वाले हैं। मेरी लास्ट उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अब मैं हमेशा के लिए वांग जी और मेरे बच्चों सबको छोड़ के जा रहा हूँ। वांग जी, क्या तुम्हें एक बार भी मेरी कोई भी बात याद नहीं रही? क्या तुम्हें कभी भी नहीं लगा कि मैं तुम्हारे लिए कोई इम्पोर्टेंट हूँ? कितने साल से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, कितना तड़पा हूँ मैं, जानते भी हो तुम। पर तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? तुम तो ओमेगा को कुछ समझते ही नहीं हो ना। तुम्हारे लिए ओमेगा कुछ नहीं है। तुमने तो मुझे सिर्फ तुम्हारा बिस्तर गर्म करने की चीज़ समझ ली। तुम्हें कैसे पता होगा कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या चाहिए, मुझे कहाँ तुम्हारे साथ आना था, तुम्हें कहाँ पता होगा? और विंग की आंखों में नमी थी। वो वहाँ से खड़े होते हुए जा ही रहा था, पर उसका पैर फिसलता है और वो गिरने ही वाला था, और उसी टाइम पे किसी के मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया और तुरंत ही अपनी बाहों में छुपा लिया। वांगची ने, हाँ वो वांगची ही था। विंग ने जब वो मजबूत बाहें महसूस की और वो अल्फा स्मेल ली, उसी के साथ ही उसके चेहरे पे मुस्कान और आंखों में आंसू आ गए। वांगची ने तुरंत ही विंग को कस के गले लगा लिया और कहा, विंग संभल के, और कस के गले लगाते हुए कहा, विंग आई मिस यू, आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी। और तुरंत ही वांगची ने विंग के चेहरे को पकड़ा और उसके होठों पे एक डीप किस कर ली, बहुत डीप किस, बहुत। उसके होठों को इस तरीके से चूस रहा था मानो इसी पे उसकी जिंदगी हो। विंग भी उसको बहुत ही अग्रेसिवली किस करने लगा था। वो भी बहुत सालों से अपने अल्फा की तड़प में था। विंग ने वांगची के बालों को खींचा और अपनी ओर पुश करने लगा था। वांगची ने विंग की कमर पे बहुत ही टाइटली हाथ लगाया और उसे अपनी ओर खींचा। उन दोनों के बीच में हवा पसार होने की भी जगह नहीं थी। दोनों इस तरीके से एक दूसरे में खोए हुए थे कि उन दोनों को टाइम का एहसास तक नहीं था। पूरी 15 मिनट से वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाहते थे, पर उन दोनों को सांस तो लेनी थी, इसीलिए उन दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा। तुरंत ही वांगची और विंग ने अपना फोरहेड एक दूसरे के फोरहेड से अड़ा दिया। वांगची ने विंग से कहा, आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी, मुझे बहुत लेट हो गया, बहुत इंतज़ार करवाया ना मैंने,
तब विंग कुछ नहीं कहता, उसकी आंखों से सिर्फ आंसू ही बह रहे थे। वांगजी बहुत प्यार से विंग के उन आंसुओं को अपने होठों से साफ करता है और उसे कहता है, इसको मत बहाओ, इसको मत बहने दो, ये बहुत अनमोल है, ये सब मत रो, मैं हूँ तुम्हारे पास, अब मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा और ना ही कभी भी तुम्हें अपने से दूर होने दूंगा। तब विंग एक ही सवाल करता है, याद किया था तुमने? तब वांगजी कहता है, हर पल। विंग कहता है, प्यार करते हो मुझसे? वांगजी कहता है, अपनी जान से ज़्यादा। विंग कहता है, तो ऐसा क्यों कहा था तुमने? तब वांगजी कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम वहाँ पे हो, अगर तुम वहाँ पे ना होते तब भी मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। पर उस टाइम पे मैं सच में पागल था, बेवकूफ़ था, जो तुम्हारे दिल को हट कर गया, इतना बुरा कह गया, मुझे माफ़ कर दो। तब विंग कहता है, सच में माफ़ कर दो? जानते भी हो किस तरीके से मैंने ये 6 साल गुजारे, कितना तड़पा, कितना याद किया तुम्हें, उन तीनों बच्चों को किस तरीके से बड़ा किया, जानते भी हो? तब विंग कहता है, विंग की बात पे वांगजी कहता है, पर सच कहूँ वो तुमने इतने खतरनाक क्यों बनाए, मेरे बाल किस तरीके से नोच डाले उसने पता भी है? तब वांगजी की बात पे विंग कहता है, वो मेरे जैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो हूबहू तुम्हारी ही कार्बन कॉपी है, तो तुम्हें झेलना तो पड़ेगा ना उनको। तब वांगजी कहता है, ठीक है, मैं इतना गंदा हूँ क्या, इतना बुरा हूँ क्या? तब विंग गुस्से से वांगजी की ओर घूरता है। तब वांगजी कहता है, आई एम सॉरी, आइंदा से मैं कभी नहीं कहूँगा, कभी नहीं, मैं कभी नहीं कहूँगा कि हमारे बच्चे बुरे हैं, नहीं, सॉरी। और तुरंत ही वो उठक बैठक करने लगा था। विंग ने पहली बार वांगजी को ऐसा करते हुए देखा, वांगजी को प्यार को महसूस किया। विंग सच में बहुत इमोशनल हो चुका था और उसने तुरंत ही वांगजी को गले लगा लिया। वांगजी ने भी विंग को गले लगा लिया। दोनों ही एक दूसरे का हाथ को पकड़ते हुए वहाँ पे जो सनसेट हो रहा था उसे देखने लगे थे और पानी में वो चल रहे थे। बाद में होटल रूम में आते हैं और जैसे ही वो दोनों होटल रूम में पहुँचे, दरवाज़ा बंद हुआ, उसी के साथ ही वांगजी विंग पे टूट पड़ा था। वो वांगजी चाहता था विंग को किस करना, पर उससे पहले ही विंग वांगजी को अपनी ओर खींचता है और दीवार पे सटा देता है और तुरंत ही वांगजी के जो नेक का एरिया था, जहाँ पे ओमेगा मार्क किया जाता है, अल्फा ओमेगा को मार्क करता है या फिर ओमेगा अल्फा को मार्क करता है, वहाँ पे तुरंत ही विंग वांगजी को मार्क कर देता है और अपना अल्फा क्लेम कर देता है। दूसरी ओर वांगजी इस चीज़ से बहुत हैप्पी हो चुका था और वांगजी भी तुरंत ही विंग को ओमेगा मार्क कर देता है। दोनों ही एक दूसरे के कपड़े खोलना स्टार्ट कर चुके थे और विंग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा था। वांगजी भी होना चाहता था, पर वांगजी जानता था विंग ने उसके लिए बहुत तड़पा है, तो अभी विंग का टर्न है, बाद में उसकी। विंग तुरंत ही वांगजी के एडम एप्पल को शक करने लगता है, उसके ऐप पे हाथ से हिलाने लगा था, उसके ऐप पे बहुत प्यार से किस करने लगा था और वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा था। उसने अपने होठों से ही वांगजी के बेल्ट को ओपन किया था। वांगजी बहुत सेडिक्टिवली विंग को देख रहा था। वांगजी के लिटिल ड्रैगन को विंग पेंट के ऊपर से ही सहला रहा था और उसने पहले तो ऊपर से ही किस किया, उसके बाद उसने वांगजी की बेल्ट को अपने होठों से खोलना स्टार्ट किया। जब विंग ने ये किया तब वांगजी के रोम में आग लग चुकी थी, उसका पूरा बदन सहर चुका था। वांगजी ने विंग को बालों को खींचा और अपनी ओर किया और तुरंत ही उसके होठों पे बहुत अग्रेसिवली किस करना स्टार्ट कर दिया था। विंग अभी अपने घुटनों पे था और वांगजी की कमर से थोड़ा सा ऊपर था और वांगजी विंग की ओर झुका हुआ था और दोनों ही बहुत अग्रेसिवली किस कर रहे थे। वांगजी ने विंग को काटा तो विंग ने भी वांगजी को काटा और दोनों ही एक दूसरे के खून को पीते हुए एक दूसरे के साथ किस कर रहे थे। वांगजी
और कुछ करता उससे पहले फिर से विंग वांगजी से दूर हुआ और तुरंत ही वांगजी के पेंट को रिमूव किया और उसके लिटिल टाइगर वांगजी के पेंट को रिमूव किया और उसके लिटिल लायन को अपने मुंह में लिया और उसके साथ ब्लोसअप करना स्टार्ट कर चुका था। उसके जो भी थाई एरिया था वहाँ पे हाथ सहला रहा था, वहाँ पे बाइट कर रहा था और वहाँ पे अपने नाखून गड़ा रहा था। वांगजी बहुत एक्साइटेड हो चुका था पर विंग उसे छोड़ नहीं रहा था। वांगजी तुरंत ही विंग के बालों को खींचता है और उसे अपनी ओर चेहरा करवाता है और उसकी आंखों में डार्कली देखते हुए कहता है, अब मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हारी कमर तोड़ दी। और तुरंत ही वो विंग को ब्राइडल स्टाइल में लेता है और बेड पे उसे पटकता है और विंग के कपड़ों को फाड़ने लगता है और तुरंत ही विंग के साथ बिना इंटीमेट, बिना उसे प्रिपेयर किए, बिना उसे एक्साइटेड किए वो तुरंत ही उसके अंदर चला जाता है और विंग की चीख निकल गई थी। बेशक विंग को बहुत पेन हुआ था पर विंग को यही चाहिए था, इसीलिए उसने वांगजी को इतना अग्रेसिव बना दिया था और वो उसके साथ मर्जीलेस हो पाए वैसा कर दिया था। वांगजी विंग के साथ अब बिल्कुल भी मर्जी नहीं दिखाता और बहुत ही अग्रेसिवली विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। पूरे के पूरे 5 दिन तक वांगजी और विंग एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। वो वहाँ से बाहर नहीं निकले थे, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पास हो, एक दूसरे की रूह में उतर रहे हो, एक दूसरे को जिस्म को छू रहे हो वैसा महसूस कर रहे थे। वो दोनों अपने प्यार को इसी तरीके से जता रहे थे। दोनों ने लव कन्फेशन कर दिया था, दोनों ने अपनी गलती मानी थी और दोनों ने ही एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताने का सोचा था। दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यारा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। वांगजी विंग के सिर पे हाथ सहला रहा था। आज 5वां दिन कंप्लीट हो चुका था। विंग वांगजी की ओर देखता है। अभी दोनों ने ही कपड़े नहीं पहने हुए थे। विंग कहता है, एक बात कहो। तब वांगजी कहता है, हाँ कहो। तब विंग कहता है, क्या तुम्हें बच्चे पसंद है? तब वांगजी कहता है, मुझे दूसरों के बच्चे का तो नहीं पता पर मेरे वो तीनों शैतान मुझे बहुत पसंद है। तब विंग कहता है, उसके अलावा? तब वांगजी विंग से कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तब विंग कहता है, जिस तरीके से तुमने ये 5 दिन मुझे खाया है उसका रिजल्ट तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। ये सुन के वांगजी बहुत हैप्पी हो चुका था और वो तुरंत ही विंग को गले लगाता है, खड़ा हो जाता है, बैठता है और तुरंत ही विंग को गले लगाते हुए कहता है, वाह, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। मैं सच में बहुत बहुत हैप्पी हूँ और वो बच्चे 3 हो, 4 हो, 5 हो, चाहे कितने भी हो या फिर एक ही क्यों ना हो, मैं उसे बहुत 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 सारा प्यार दूंगा। तुम जानते हो, मैं सच में मुझे जब से पता चला था कि तुम प्रेग्नेंट हो तो मैं तुम्हारे पास आने के लिए कितना तड़प रहा था पता भी है। मैं चाहता था तुम्हें महसूस करना, बच्चों को बड़ा होते हुए देखना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उसका पहला बार चलना, बोलना, सब कुछ मैं मिस कर गया। आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी, पर मैं इस बार नहीं मिस करना चाहता। और अगर बाई चांस ये अभी बच्चा नहीं हुआ तो मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ और भी टाइम स्पेंड करता हूँ और मैं यहाँ से तभी जाऊँगा जब मुझे रिजल्ट मिल जाए, ठीक है? और वो तुरंत ही विंग को फिर से पटकता है बेड पे और अपने ऊपर कंबल लेता है और तुरंत ही विंग के साथ फिर से इंटीमेट होने लगा था। फिर से एवरीडे में लग चुका था। विंग की चीखें निकल रही थी, वांगजी कमीने, मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब तो छोड़ दो, अब तो बख्श दो, मैं हो गया होगा प्रेग्नेंट, मुझे जाने दो, मुझे नहीं करना। हाँ वांगजी, नहीं नहीं, हाँ नहीं विंग, और भी करना है, मुझे इस बार फिर से 5 बच्चे चाहिए। वो पिछली बार 3 थे, अब मुझे 5 चाहिए। विंग मुझे करना है। तब विंग कहता
था, नहीं 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 नहीं। और तुरंत ही विंग की आवाज़ आ रही थी, वांगजी और डीप और हार्ड, वांगजी नहीं ईश्वर, वांगजी यहाँ, वांगजी नहीं, हाँ हाँ हाँ। और इसी के साथ हमारी ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। तो आप लोगों को मेरी ये स्टोरी कैसी लगी वो मुझे बताना। मेरी ये स्टोरी ख़त्म होती है। अगर मैंने कोई गलती की हो तो मुझे बता सकते हो। और हाँ, मैंने जो पिछली स्टोरी डाली थी जहाँ पे ही नेवर लव मी वाली थी, उस स्टोरी में सच में वांगजी के साथ मैंने बहुत बुरा कर दिया था, मैं जानती हूँ। पर मेरा मोटिव यही था कि जो प्यार होता है ना, वहाँ पे लोग किस तरीके से पागल हो सकते हैं वो दिखाना था। बेशक जिस्मानी रिश्ता हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वही होता है जो एक दूसरे को सेटिस्फेक्शन दिलाता है। और वो अगर गैप में हो जाए या फिर कम हो जाए या फिर हो ही नहीं तो चीटिंग के चांस बढ़ सकते हैं। वो चीज़ मैं मानती हूँ, बेशक मानती हूँ। पर ये तो फैन फिक्शन था, रियल लाइफ तो थी नहीं, इसीलिए वांगजी इतना कर सकता है। शायद वांगजी की जगह पे कोई और होता तो नहीं कर पाता, मैं मान सकती हूँ। ठीक है, जो भी हो मुझे रिव्यू देना, मुझे कमेंट करना, मुझे मेरी चैनल को लाइक करना और हाइप करते जाना ताकि मेरी चैनल और ग्रोथ कर पाए। बाय सभी को, हैप्पी रहना।